नमस्कार नमस्कार। मित्रों। डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल, धुले, महाराष्ट्र से लोक बात इस सुप्रसिद्ध लोकप्रिय चैनल की ओर से आज के हमारे लेखक, हमारे अतिथि, सम्माननीय हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर सम्माननीय जयप्रकाश करदम जी से आज हम रूबरू हो रहे हैं। हम आप जो देखने वाले लोग हैं, श्रोता है, आप भी जब ये चर्चा, ये साक्षात्कार चलता रहेगा, आपको अगर कोई ये है, आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सर जी से इस विषय में बात कर अवश्य करेंगे। मित्रों, ये जो हम लोक बात चैनल की ओर से अनेक लेखकों को आपसे मिलवा रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं, ये आपकी मांग थी कि अच्छे अच्छे लेखक आए जिनके विषय में बहुत सारी बातें आपको पता नहीं होती है, वह हमें जानना होता है। और इसी कारण इस परंपरा में आज एक बहुत बड़े साहित्यकार, दलित विमर्शकार, दलित साहित्यिक के रूप में उन्हें जाना जाता है और उन्हें हम आज आपके सामने वो चर्चा के लिए सर हमारे सामने प्रस्तुत है। उनके विषय में कुछ परिचय मैं पहले दे दूं, फिर हम सर से बात शुरू करेंगे। सम्माननीय डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, इनका जन्म 5 जुलाई 1958 में ग्राम इंदरगढ़ी, गाजियाबाद, यूपी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र, हिंदी और इतिहास में इन्होंने एमए की उपाधि ली है। साथ ही विद्या वाचस्पति जो है, ये इन्होंने हिंदी विषय में ग्रहण की है। सर जो है वो निदेशक थे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से। अब वे अवकाश प्राप्त उनका हुआ है। प्रकाशित जो उनकी पुस्तकें हैं, काफी पुस्तकें आप जानते हैं, फिर भी मैं कुछ परिचय करवा देना चाहता हूं। उनके काव्य संग्रह जो है वो 4 मुख्यतः काव्य संग्रह प्रकाशित है। पहला काव्य संग्रह है गूंगा नहीं था मैं, दूसरा है तिनका तिनका आग, तीसरा है बस्तियों से बाहर, चौथा है दुनिया के बाजार में। और एक खंड काव्य भी सर ने लिखा है, वो खंड काव्य है राहुल, जिसकी बहुत चर्चा जो है वो अब हो रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने 4 जो है वो उपन्यास लिखे हैं, जिसमें करुणा, पहला जो उपन्यास था उनका करुणा था। दूसरा जो उपन्यास है छप्पर, इसकी बहुत सारी चर्चा जो है वह हमारे हिंदी साहित्य में है। दलित साहित्य का पहला उपन्यास भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरा जो उपन्यास है ये उत्कोच, और चौथा जो है वह बाल उपन्यास था है, वो है स्मशान का रहस्य। और छप्पर, ये जो उनका, जो मैं कह रहा था कि एक लोकप्रिय ऐसा ये उपन्यास है, इसका मराठी, गुजराती, तेलुगु, इन भाषाओं में इनका इस उपन्यास का अनुवाद हुआ है। और उसी के साथ साथ 2 कहानी संग्रह भी सर के प्रकाशित है। पहला कहानी संग्रह है तलाश और दूसरा है खरोंच। फिर एक यात्रा वृत्तांत भी, सर जब जर्मनी गए थे वहां के दलित साहित्य पर उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। उसका नाम है जर्मनी में दलित साहित्य, अनुभव और स्मृतियां। साथ ही साक्षात्कार जो है वो भी एक प्रसिद्ध है, मेरे संवाद नाम से जो प्रकाशित है। फिर आलोचना और वैचारिक पुस्तकें जो है वो कुल 13 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, और संपादित भी 3 पुस्तकों का संपादन सर ने किया है। उसी के साथ साथ एक ब्रिटिश लेखक है G.W. बिन्स, इनके द्वारा लिखित द चमार्स, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद सर ने चमार इस नाम से जो उन्होंने अनुवादित उस पुस्तक को किया है। फिर बाल साहित्य में उनकी रुचि है, यह आप देख चुके हैं, क्योंकि एक बाल उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। तो बाल साहित्य की कुल 7 पुस्तकें जो है वह सर की प्रकाशित है। साथ ही 3 प्रकाशाधीन पुस्तकें जो है अभी प्रकाशाधीन है, वो बहुत जल्द आपके सामने होगी। इसी के साथ साथ दलित साहित्य वार्षिकी, जो एक वार्षिक अंक होता है दलित साहित्य का, 1999 से ये निरंतर हर वर्ष जो है सर निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसा यह वार्षिकी है, इसका लोग इंतजार करते हैं। इस तरह का एक बहुत अच्छी वार्षिकी जो है सर निकालते हैं। उसी के साथ साथ अतिथि संपादन भी सर ने किया है। नया मानदंड जो है उसके 3 विशेषांकों का उन्होंने अतिथि संपादन किया है,
जो दलित साहित्य पर वो थे। फिर करदम जी जो है, इनके ऊपर जो पुस्तकें हैं वो 11 पुस्तकें उन पर लिखी गई है और वो 11 पुस्तकें प्रकाशित है। फिर 9 बार नाम की उनकी जो कहानी है, उस पर एक लघु फिल्म जो है वो भी बन चुकी है। और अब तक 70 लोगों ने उनके साहित्य पर शोध किया है। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से, आपने देखा होगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो जयप्रकाश करदम जी पर 70 विद्यार्थियों ने शोध कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया है और लगभग उतने ही लोग अभी शोध कार्य कर रहे हैं। उनकी सारी जो जानकारी है वो इकट्ठा करने का काम हो रहा है और बहुत जल्द जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनारों में उनका जो है वह सहभाग रहा है। देश विदेश की अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उनकी रचनाएं जो है वो पढ़ाई जाती है। साथ ही राजभाषा की जो सेवाएं उन्होंने 30 वर्ष तक उन्होंने निरंतर नौकरी करते हुए की, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक या अभी आगे भी उनकी ये सेवा लगातार निरंतर शुरू है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 16 मुख्य पुरस्कार और अनेक छोटे-मोटे कई पुरस्कार जो है वह सर को प्राप्त है। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आज है जो हमसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सर, ऐसा कोई शायद भारत में कोई होगा साहित्य से संदर्भ में जुड़ा हुआ व्यक्ति जो जयप्रकाश करदम जी को नहीं जानता होगा। उनका परिचय और उनकी सारी किताबों का अगर नाम हम मैं आपको सुनाने बैठूं तो कम से कम आधा घंटा जो है वो उसमें चला जाएगा। इसलिए मैंने केवल संख्या जो है वो आपको गिनाई है। तो ऐसे महनीय साहित्यकार से हम आज मिल रहे हैं। जयप्रकाश करदम जी, लोकबात की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, जैसे मैंने आपके काफी यूट्यूब पर आपके मैंने साक्षात्कार भी देखे हैं, आपके भाषण भी मैंने सुने हैं। लेकिन सर, हमने ऐसा देखा है कि जो हमारे जो श्रोता है उसमें विद्यार्थी भी बहुत मात्रा में है, प्राध्यापक भी काफी मात्रा में है। तो हम ये चाहते हैं कि हम थोड़े से जो साहित्यकार के जन्म के विषय में, उनके परिवार के विषय में, अक्सर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा कहीं पर नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि सर हम यहीं से शुरुआत करें कि आप अपने जन्म के विषय में, अपने परिवार के विषय में कुछ जानकारी जो है वो हमारे श्रोताओं को पहले कर। देखिए, मेरे जन्म के बारे में आपने बतला ही दिया कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास गाजियाबाद जिला और गाजियाबाद से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर हापुड़ रोड पर मेरा गांव पड़ता है, इंद्रगढ़ी। वहां मेरा जन्म हुआ। बहुत साधारण परिवार में, गरीब परिवार में, बल्कि उस समय गरीब नहीं था जब मैं पैदा हुआ। उस समय तो घर में अच्छी खासी खेती थी और ट्यूबवेल नहीं होते थे तो रहट हुआ करती थी, उससे बैलों से चला करके पानी निकालते थे। तो हमारे भूड के खेतों में वो भी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, बैल होते थे, सब कुछ होता था उस समय पे था। लेकिन बाद में हुआ ये कि मेरे पिताजी जो 7 भाइयों में से अकेले एक ही मात्र बचे थे और वो भी टीबी के मरीज थे, तो वो खेतों में काम नहीं कर पाते थे। तो जब तक दादाजी जिंदा रहे वो खेतों में काम करते रहे और जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में वो पिताजी के बस का नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो सारे खेत बिक गए और अंतिम दौर में आकर के पिताजी को मजदूरी करनी पड़ी। और कहीं वो रेलवे पर वो कोयला जो उतारते हैं, जो उसकी जो बोगी होती है रेल की, उसमें से उसका काम करते थे, कभी दूसरे काम करते थे और फिर अंत में आकर के उन्होंने घोड़ा तांगा जो चलाते हैं वो चलाते थे। अच्छा। लेकिन बीमारी के कारण उसे भी वो नियमित रूप से नहीं चला पाते थे। तो जब मुझे ध्यान है 7वीं कक्षा में था तो तब पिताजी ने मुझे वेल्डिंग का काम सिखाने के लिए भेजा। मेरे एक फूफा जी वो वेल्डर थे, फैब्रिकेशन का काम करते थे। उनके पास कि मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में तो मैं जल्दी से परिवार को संभालने के लिए उनकी हो जाऊंगा जी। तो, लेकिन वो हमारे जो मेरे दूसरे छोटे दादा थे उन्होंने उसको पिताजी को डांटा और कहा कि बच्चा पढ़ने के लिए है, कमाने के लिए अभी इसकी उम्र नहीं है। तो मैं पढ़ा, लेकिन 9वीं कक्षा में आते आते मैं समझ गया था पिताजी के बस का इतना नहीं है। तो मैं स्कूल से आने के बाद में मैं तांगा लेके जाया करता था। अच्छा। हाँ, और वो
हमारे गांव के पास में एक चूना भट्टी हुआ करती थी, वहां से चूना वो उसमें बोरे में भर करके तांगे में रख करके, और गाजियाबाद में शास्त्री नगर, कवि नगर में जो कोठियां बनती थी वहाँ चूना उसकी चिनाई में, मकान बनने में, निर्माण में वो काम आता था। तो वहां पे वो सप्लाई में करने जाता था। तो कभी छुट्टी के दिन होता था तो मैं सुबह के टाइम वो कोई सब्जी ले जाना, सवारियां ढो के ले जाना, कुछ करना, वो काम भी मैं कर लाता था। और उससे जो पैसा आता था उससे ही मेरी माँ आटा लाती थी, वो करती थी, जो भी कुछ था सारा वो सब करते थे। लेकिन एक दिन वो घोड़ा बिदक गया बाजार में, और मैं छोटा ही था, तो किसी ने वो देख लिया मेरे गांव की, उसने आकर हमारे घर बताया, तो मेरी माँ डर गई। और किसी ने ये कहा दिया कि भाई आज तो तुम्हारा बेटा बचा है मुश्किल से, और नहीं तो मर जाता। तो घोड़ा ना बड़ा ये किया, एक्सीडेंट हो जाता। तो उसके बाद फिर मुझको अनुमति नहीं दी कि मैं तांगा लेकर के जाऊं। फिर वो बेच दिया गया। और फिर जैसे तैसे करके मतलब पिताजी तो चले गए 1976 में, मैं 11वीं कक्षा में था। तो उसके बाद फिर मैं बीच बीच में मैं पढ़ने कम जाता था, मैं मजदूरी करने जाया करता था। 5 रुपया रोज, जो तसला ढोते हैं मजदूर लोग, बेलदारी का काम करते थे। कभी कुछ दूसरा काम करता था, जो भी कहीं मिल जाता। और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन मैं पढ़ने कॉलेज चला जाता। और जब वहां से काम होता तो शाम के टाइम मैं अपने बच्चों, उनके जो साथ के क्लासमेट थे, साइंस का स्टूडेंट था, तो जाके उनसे पूछता, भाई आज फिजिक्स में क्या पढ़ाया, केमिस्ट्री में क्या, गणित में क्या, स्टैटिक्स में क्या, और उसमें जो भी कुछ है सब उनसे पूछता था। और उनसे ला ला करके फिर मैं अपना होमवर्क उतारता था। और उस समय दादी जब मरे तो इतनी बुरी हालत हमारी हो गई थी, हम पर लगभग 10,000 रुपया कर्ज हो गया था 1977 में। और घर कच्चा ही बना हुआ था, दीवार तो वो गिर गई, साथ में ही अंतिम घर था। और वहां से जंगल, तो औरतें जो आती थी ना जंगल से जो सोच के लिए, तो वो खेतों में करती, वो दिखाई देती थी, वो सब वहां से सारा आता था। ये सब चीजें कुछ नहीं था। तो फिर मैंने ये किया को सड़क पे जाकर के, सड़क के सहारे जो सरकंडे जो होते हैं खड़े रहते हैं, मैं उनको तोड़ के लाता, एक बंडल बना करके, और ला करके फिर मैंने वो दीवार जहां बना दी जाती है नींव खोदने की जगह, और उसके जगह सरकंडे की दीवार मैंने खड़ी की। अच्छा। और फिर उसको मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने मिट्टी से उस पर दोनों ओर से लेप दिया, तो दीवार सी लगने ओट हो गया वो दीवार का, इस तरह का। तो उसी तरह से फिर मैंने एक बार एक नेशनल स्टील से एक फैक्ट्री थी मेरठ रोड पर, उसमें भी काम किया 180 रुपये महीने। और एक बार एक वकील का मुंशी भी रहा मैं, 200 रुपये महीने उससे, उस दौरान में वो भी काम किए, है ना। तो लेकिन क्रिकेट खेलता था और भी खेलता था, क्रिकेट ठीक ठाक खेल लेता था। तो हमारे पास में डीसीएम ने एक नई कंपनी बनाई थी, दिल्ली क्लॉथ मिल वालों ने, HRM, हिंद एंड रिवर मिल्स। तो उनकी क्रिकेट की टीम थी, उनके साथ में हमारा एक फाइनल में मुकाबला हुआ। मैं अच्छा खेला तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, हमारी ओर से खेलोगे? हमने कहा खेल लेंगे, लेकिन हमको तो नौकरी काम की जरूरत होती है। तो बोले हम आपको नौकरी दे देंगे। तो उनकी ओर से मैंने 1-2 मैच खेले, उन्हें अच्छा लगा। और उनके जो कप्तान थे ज्ञानेंद्र पांडे, मुझे याद आ रहा नाम यही था, है ना, वो अपने वहाँ अधिकारी थे। तो उन्होंने अपने वहाँ पे एक पुरी साहब जो उनके जनरल मैनेजर थे, उनसे मिलवाया मुझको, और कह करके मुझको उन्होंने नौकरी दिलवा दी वहां पर। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में काम करने का मुझे, क्योंकि मेरे पास ना तो मुझे टाइपिंग आती थी, ना मैं बीकॉम था, केवल 12वीं पास था। तो और कोई काम, वो कहते क्या काम दें, क्लरिकल भी आप नहीं कर सकते हैं, तो कह रहे कि आपको काम करना पड़ेगा। हमने कहा मशीन पर काम करूंगा, तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में लगा दिया। लेकिन मुझ में एक कमजोरी थी कि मैं पढ़ता बहुत था, और उसमें जो मुझे मिल जाए मैं वो पढ़ता था। कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए, कोई किताब का मिल जाए, कहीं से मिल जाए, जो मिल जाए। तो उस दौरान तो होता ये था कि मैं जब जाता तो मैं कोई ना कोई किताब, मतलब यहाँ तक मुझे इतनी गंदी आदत थी कि मैं सोच करने के लिए भी जाता तो किताब दबा के ले जाता था कुत्ते के लिए, और मैं सोच करते हुए किताब पढ़ता था। बड़ी आपको घृणित लगेगा सुन करके। और ये कमजोरी मेरी वहां पे भी रही, जब मैं HRM में काम करता था, मैं किताब दबा के ले जाता था। और वो मशीन पे काम करने के बजाय मैं बहुत देर तक उठ के जाके टॉयलेट में बैठ जाता था और वहां पढ़ता रहता था। उससे मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, और प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर मुझे वो कंफर्म नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन
उसी दौरान में फरवरी 1980 में मुझे जो है क्या नाम एक सेल टैक्स विभाग में, बिक्री कर विभाग में एक अमीन की नौकरी मुझे मिल गई। मेरे अच्छा। पैरवी, मेरे चाचा ने पैरवी की और लोगों ने की। और मैं पीछे बता दूं, मैं 1977 में मैंने इंटरमीडिएट किया और मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। जी। और उस समय मैंने जैसे तैसे करके फॉर्म भी भरे और एक रुड़की इंजीनियरिंग था, कॉलेज हुआ करता था पहले, आजकल आईआईटी रुड़की है वो। तो अच्छा। वहाँ का मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो मेरा पास कर लिया मैंने। ओके। और सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मेरा हो गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एडमिशन लूँ, तो नहीं ले पाया। एक बार मैंने सोचा कि मैं जैसे तैसे करके कहीं से पैसे लेके कर भी लूंगा और मैं जाके ट्यूशन पढ़ा करके या रात में कोई फैक्ट्री में काम करके मैं अपनी ट्रेनिंग कर भी लूंगा, लेकिन मेरे 6 भाई बहन और हैं, उनका क्या होगा, माँ का क्या होगा, ये क्या खाएंगे। तो बिल्कुल। मैंने वो छोड़ दिया था। और उस साल 140 रुपए मेरे पास नहीं हुए बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन नहीं लिया। और फिर मैंने फिर अगले साल फिर चाचा ने कुछ मदद की और किसी तरह से कुछ करके 100 फीस जमा करके फिर बीए में एडमिशन लिया मैंने। अच्छा। तो बीए करते हुए ही और मैंने फिर ये अपना सेल टैक्स विभाग में लग गया था। तो बस वहां से फिर मैं अपने बीए किया। उसके बाद फिर मैंने, अब बीए का भी ये था मेरा कि वो मैंने जो एग्जाम देने थे, सेमेस्टर सिस्टम होता था, जी। तो तो एक सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम देने के जब टाइम आया तो उसमें उस टाइम पे वहां पे पता नकल बहुत चली। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, आजकल जी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, पहले उसे मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। और जी। वो इस मामले में बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि वहां पे बड़ी नकल चलती है और जिसको अच्छा। कहीं डिग्री ना मिले वो वहां पास हो जाते हैं। और वहां के छात्रों को, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बड़ा इस दृष्टि से देखते रहे हैं, अरे अच्छा वहां उस विश्वविद्यालय से वहां से डिग्री ली है, इसका मतलब ऐसे ही ले लिया होगा। जी। तो वो नकल रोकने के लिए वहां पे प्रशासन जब मुस्तैद हुआ कॉलेज में, तो वहां पे पुलिस हुई, ये हुई, तो बहुत सारे बच्चों को जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया। मेरे पैर में सेप्टिक था और मैं अच्छा। बड़ी मुश्किल से जाता था, तो मैं दौड़ भी नहीं पाया वहां पे जाकर, तो मैं एग्जाम नहीं, परीक्षा नहीं दे पाया। तो अच्छा। तो अगले साल फिर मैंने सेकेंड ईयर में या तीसरे सेमेस्टर में जाकर के प्रोविजनल एडमिशन लिया। और फिर प्रोविजनल लेकर के फिर वो एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ, फिर परीक्षा नहीं दे पाया। तो फिर मैंने दूसरे साल के बाद में फिर मैं क्या करता, बीए मेरा हुआ नहीं, आगे मैं क्या करूं। तो फिलोसफी में कम स्टूडेंट रहते हैं, तो मैंने हाँ। तो फिलोसफी डिपार्टमेंट में मैं उनके एचओडी से मिला और मैंने कहा मैं फिलोसफी में एमए करना चाहता हूँ, मेरे 2-3 पेपर अभी रुके हुए हैं। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, उन्हें बैक में दे देना पेपर्स को, जी। है ना, और आप प्रोविजनल एडमिशन दिलवा दिया उन्होंने मुझको। फिर मैंने वो बैक में करके बाद में वो दिए पेपर, और बाद में फिर वो बीए बाद में किया, ये किया। फिर मैंने फिलोसफी में एमए किया, फिर उसके बाद में प्राइवेट रूप से हिंदी में किया, फिर इतिहास में किया, और फिर वो सेल्टेक्स में वो छोड़ करके मैं फिर क्लेरिकल में चला गया, दफ्तर में हाँ। काम करता था। तो और उसमें भी ये होता था कि मेरी चेक पोस्ट पे ड्यूटी लग गई, तो कभी रात की ड्यूटी है, कभी दिन की ड्यूटी है, कभी कोई ड्यूटी है, तो कॉलेज नहीं जा पाता था। बराबर। और बीए में पढ़ते हुए तो कॉलेज नहीं जा पाता था, कभी मेरे पास कुर्ता नहीं है, कभी पजामा नहीं है, कभी चप्पल नहीं है, और कभी साइकिल पे पंचर लगवाने के लिए 25 पैसे नहीं है, पंचर हो जाए तो। और किताबें होती नहीं थी, तो जो 4 किताबें लाइब्रेरी से लाता था, पढ़ता था, उन्हें वापस लौटा देता था। जी। एग्जाम से पहले आप सब जानते हो किताबें जमा हो जाती है पुस्तकालय में, तो बिना किताबों के एग्जाम देता था। ओ। तरह से मैंने बीए कर लिया था। तो बाद में भी आकर के यदि बात ये है कि परिवार किस तरह से मेरी नौकरी लगी, धीरे धीरे आगे हुआ, परिवार संभल गया। और मेरी माँ थी परिवार में, और मेरी जो 3 भाई मुझसे छोटे थे, 2 बहनें मुझसे छोटी थी। और जब पिताजी गए तो सबसे छोटा भाई 6 महीने का था, उससे बड़ा ओ। 2.5 साल का था। फिर बहनें था, मेरे लिए बिल्कुल बच्चे की तरह, मैं ये भूल गया कि मेरा अपना बचपन क्या है। और बिल्कुल। मैं अपने पिता के बच्चों का पिता बन गया बहुत बिल्कुल। छोटी सी उम्र में। और मैं उन्हीं को ही अपना दुनिया मान करके, उन्हीं को ही अपना परिस मान करके मैं सब कुछ, वो जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया। और बस फिर, और लेकिन आज सब ठीक है, सब अच्छे है। और अब मेरा अपना निजी परिवार है, मेरी पत्नी जी। है। 1988 में मेरी शादी हुई।
तो मेरी पत्नी भी अध्यापिका रही है, पिछले साल ही उनका रिटायरमेंट हुआ है, सेवानिवृत्त हुई हैं। मेरे 3 जी। बच्चे हैं, मेरी एक बड़ी बेटी डॉक्टर है, वो साइकियाट्रिस्ट है, और अच्छा। अभी पिछले फरवरी में हमने उसकी शादी की, उसका पति भी डॉक्टर है, वो दोनों चंडीगढ़ में है। मेरी बेटी वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वो सीनियर रेजिडेंट है साइकेट्री में, और मेरा जो जी। दामाद है वो उसमें फोर्टिस हॉस्पिटल में है वो। और मेरी दूसरी बेटी वो इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, वो अच्छा। वहाँ पढ़ाती है। और मेरा बेटा है, उसने पहले एनडीए क्वालिफाई किया था, उसने वो उसमें गया नहीं, फिर उसने जी। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, और लेकिन उसने कहा कि मुझे एकेडमिक्स में आना है, उसकी रुचि पढ़ने में बहुत ज़्यादा होती है। उसने फिर वो जॉब ना करके उसने फिर एमए इंग्लिश किया। अभी उसका रिजल्ट आया है 3 दिन पहले, उसने फाइनल कर लिया है, बहुत अच्छा। अच्छा रिजल्ट है। और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि शायद जैसा उसने बताया है, अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है, शायद वो फर्स्ट रैंक है उसका यूनिवर्सिटी में। वाह वाह वाह, बहुत तो, बढ़िया। तो ये मेरा परिवार है। मैं अब इस समय पहले जी। 1992 से दिल्ली में रह रहा हूँ, जी। और मैं आजकल द्वारका में रहता हूँ। और नौकरी का जहाँ तक सवाल रहा, मैंने 1984 में मैंने बिक्री कर विभाग की नौकरी छोड़ करके मैं विजया बैंक में मैं नौकरी करने चला गया था। इलाहाबाद पोस्टिंग हुई, वहां से ट्रांसफर लेकर मेरठ आ गया क्योंकि मुझे बहन की शादी करनी है। फिर वहां से वो नौकरी छोड़ करके और फिर मैं यूपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सहायक निदेशक बन करके इधर जी। राजभाषा विभाग में आ गया। फिर वहीं से होते हुए और ये सब चीजें मैंने, ये मेरी परिवार का और ये मेरी पृष्ठभूमि। थोड़ा जी। विस्तार जी। में गए, थोड़ा विस्तार में चला गया, बिल्कुल। उसका क्षमा नहीं, चाहूंगा। जी, बहुत आवश्यक था सर। कहीं ऐसा कहा जाता है कि 100 किताबें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिलता, वो एक अच्छे वक्ता को, एक व्यक्तित्व को जब लोग सुनते हैं, हमारे छात्र या जो प्रोफेसर जो सुन रहे होंगे, ऐसी गरीबी की अवस्था में कई छात्र आज गुजरते हैं, लेकिन वो गरीबों से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, व्यसनाधीन हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है जिंदगी में। और कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसके कई उदाहरण हम आज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं सर। आपके इस व्यक्तित्व से, आपके इस जीवन से कई लोगों को बहुत आशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम जानबूझकर लेखकों के जीवन को समझना चाहते हैं, हमारे विद्यार्थियों के सामने, हमारे प्रोफेसर लोगों के सामने उसे लाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उस परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बढ़िया परिवार आपने खड़ा किया इतने कठिन परिस्थितियों से। तो सर, आगे चलते हुए मैं ये समझना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को, आप ये बताइए कि इतनी कश्मकश भरी जिंदगी है, इतने चढ़ाव और उतार से आप गुजर रहे थे, फिर लेखन की ओर फिर मुड़ने का कब आप मुड़े, या कब आप लिखना आपने शुरू किया? लिखा तो पहला क्या लिखा? देखिए, ये अब बहुत ही एक अच्छा एक सवाल है, और अक्सर लोग पूछते हैं। जी। जब पिताजी की मृत्यु हुई 1976 में, तो उस समय मुझे लगा बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल। और अब मैं अंधेरे कुएं में हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और जैसा मैं बताता, कभी मजदूरी करने चला जाता था, कभी नहीं मिलती थी तो केवल खेलता था, पढ़ता था, कुछ भी जो हाथ में लगता। तो उसमें जो मेरे जो दूसरे दादा के जो बेटे थे, दूसरा चाचा मेरे छोटे, तो वो जी। मुझसे 3 साल उम्र में बड़े थे, तो वो पढ़ते थे, तो उन्हें उपन्यास पढ़ने का शौक था, तो अच्छा। लाइब्रेरी से उपन्यास लाते थे, तो वो जो पढ़ते तो उनसे लेकर के मैं पढ़ता था। अच्छा। तो तो उस दौरान में कभी प्रेमचंद जी को भी पढ़ा, प्रसाद को भी पढ़ा, और जो ओह। अंग्रेजी के भी है ना, हारोल्ड रॉबिन्स है, उनके भी जो अनुदित थे वो भी मैंने पढ़ा, है ना। अच्छा। और तो उसमें मतलब बहुत सारी चीजें। जी। फिर मेरी जिज्ञासा हो गई पढ़ने में, और ओके। पढ़ने में क्या था हुई, तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, तो उसके मामा लोग जो थे गांव में रहते थे, तो वो उनके पास में वो मक्सिम गोर्की का माँ उपन्यास था, अच्छा। और वो काफी बड़ा था। लेकिन जब मैंने देखा, मुझे उत्साह थी, मैं उससे मांग लाया, मैंने उसे पढ़ा। और जब मक्सिम गोर्की का उपन्यास पढ़ा, तो उसका जो नायक था पावेल ब्लासोव, वो आज भी मेरे दिमाग में बैठ गया। और बिल्कुल। मुझे लगा वो मक्सिम गोर्की ही है, पावेल ब्लासोव और कुछ कोई नहीं है। और जो उसका बिल्कुल। संघर्ष है, जिस तरह का चल रहा है, हमने जी। कहा नहीं, वहां से मुझे रोशनी मिल गई। ओह। हमने कहा नहीं, इस अंधेरे से बाहर निकलने का ये रास्ता है। देखो ये निकला है, पावेल ब्लासोव कहाँ से निकला और कहाँ गया, जा सकता है। उसके बाद बिल्कुल। फिर मैंने एक बार, मुझे इकट्ठे कुछ पैसे मिले कई दिन के,
और मैं गाजियाबाद से लौट रहा था साइकिल से, तो वहाँ रशियन किताबों का एक स्टॉल, प्रगति प्रकाशन, मास्को की किताबें बिक रही थी सड़क पर। तो मैं रुक करके मैंने वहां से मक्सिम गोर्की की आत्मकथा के तीनों भाग खरीदे। मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय और जीवन की राहों पर। कुछ और भी किताबें खरीदी मैंने, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी वहां पे था, वो भी मैंने लिया। और एक और कोई किताब थी, एक सूरज हमारे यहाँ उदय होता है, एक ये उपन्यास था किसी का, मेरे याद नहीं आ रहा किसका था, चेखव की कहानियां थी, वो भी, वो वहां से वो भी उसमें थी। लेकिन तो वो मैंने, वो जब लाया, जब उनकी आत्मकथा को मैंने पढ़ा, मक्सिम गोर्की को, तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मक्सिम गोर्की तो कुछ भी नहीं थे, वो तो तीसरी चौथी से आगे पढ़े ही नहीं। और उनको तो माँ बाप पहले मर गए, उनके नाना ने पाला, नानी ने पाला, और वहां भी रहा, क्योंकि नाना नानी में झगड़ा हो गया कि नानी अपने इसको नवासे को, मक्सिम को प्यार करती थी, अनाथ है, और नाना चाहते थे अपने बच्चों को प्यार करे। तो झगड़ा हुआ तो नानी को लेकर निकलना पड़ा, मक्सिम को घर से निकाल दिया, वो निकल गई, और वो कहाँ कहाँ भटके, कैसे मक्सिम ने अपना जिंदगी बनाई, और कहाँ मक्सिम गोर्की इतनी जगह पहुंचे। मुझे लगा ये रास्ता मिल गया मुझको, और यही रास्ता है कि मक्सिम ने केवल पढ़ा और लिखा, वो रास्ता। और उस दौरान में, क्योंकि मैंने प्रेमचंद को बहुत पढ़ा, उनका प्रभाव भी था, ये भी था, तो उसी दौरान में मुझे शौक हो गया थोड़ा सा लिखने का। तो मैंने सबसे पहला काम किया था, एक भावुकता होती है एक बच्चे के मन में, पिताजी मरे हैं और मुझे एकदम पिता, वो डूबा हुआ हूँ, बस पिता पिता वो दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ वो सब चीजें। तो मैंने एक हाथ छोटा सा कुछ करके 28-30 पेज में एक श्रद्धांजलि करके पिता की जीवनी लिखी। अच्छा। और वो मैंने मेरे गांव में एक अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे एक सेकेंडरी कॉलेज के, तो डॉक्टर देवी सिंह, तो मेरे गांव के पहले पीएचडी भी थे। तो मैं उनके पास गया, हमने कहा मैंने ये लिखा है, इसको देखो। तो बोले क्या करोगे इसका? मैंने कहा क्या करूंगा, अपने सारे रिश्तेदारों में बंटवाऊंगा, जान पहचान के लोग दूंगा। कह रहे कि वो तो सब जानते हैं इस चीज को, उन्हें क्या नया बताओगे? हमने कहा फिर? कह लेगी नहीं, आपने किया अच्छा है, इसको बिना छपे तो कहीं किसी को दे नहीं सकते, और छपवाने के लिए पैसा चाहिए जो कि नहीं है। तो कह ले कि बेहतर यह है इसको रख दो, और पिता की स्मृतियों के साथ रहो, और आप पढ़ते रहो और कुछ और लिखते रहो। मुझे अच्छा लगा। तो बस फिर उसके बाद से, क्योंकि वो प्रेमचंद जी की कहानियां थी और वो सब चीज था, तो मैं फिर कहानियां लिखने लगा। और मैंने पहली कहानी अलगोझा शीर्षक से शायद लिखी थी, ये बंटवारा होता है परिवारों का। और वो कहानी 1976 में गाजियाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, भारत सावित्री, उसके संपादक को मैंने दी, और उनको वो अच्छी लगी, उन्होंने उसको प्रकाशित किया था, और उन्होंने फिर मेरा हौसला बढ़ा, कह ले कि नहीं आप और लिखो। वहां से मैंने लिखने की शुरुआत की। और फिर जब मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं 12वीं करने के बाद में उस दौर में जब मजदूरी करता था, फैक्ट्री में यहाँ काम करता था, और जब काम नहीं मिलता था तो मैं पत्रकारिता का काम करता था। जो गाजियाबाद के जो हमारे जो साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र होते थे, तो उनके लिए मैं रिपोर्टिंग करता था, अखबार से यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी किसी का एमएलए का इंटरव्यू लेना, कभी सांसद का इंटरव्यू लेना, कभी वहां से रिपोर्ट लाना, कभी यहाँ से रिपोर्ट लाना, वो लिख करके उनको देना। और फिर मुझे एक साप्ताहिक ने मुझको एक साप्ताहिक कॉलम दे दिया लिखने के लिए, एक खुला पत्र। तो एक खुला पत्र के तहत मैं लिखता था, तो वो पत्र में राजनीतिज्ञों पर लिखता था। पहला पत्र मैंने लिखा, एक लिखा मैंने मोरारजी देसाई, उस प्रधानमंत्री थे, एक खुला पत्र मोरारजी देसाई के नाम, एक खुला पत्र बाबू जगजीवन राम के नाम, एक खुला पत्र इंदिरा गांधी के नाम। ऐसे में वो काफी लोकप्रिय हुए, और वो पत्रों की सीरीज वो मैंने लिखी। फिर वो अलग तरह से वो विषय मांगते थे, कभी राजा राम मोहन राय पर उन्होंने कहा एक लेख दे दो, कभी किसी और विषय पे दे दो। तो यहाँ से मेरी शुरुआत ये हुई। और करते फिर मैं, क्योंकि मेरे गांव में ही एक अम्बेडकरवादी आंदोलन की एक जमीन थी, और आप जानते हो कि एक रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत बड़े नेता बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में महाराष्ट्र में दादा साहब गायकवाड़ थे, खोबरा गडेजी थे, और उत्तर भारत में बुद्धप्रिय मौर्य थे। बुद्धप्रिय मौर्य बहुत बड़े नेता थे, और बिल्कुल वो बहुत ओजस्वी, और उनको दूसरा अम्बेडकर माना जाता था उस दौर में, उत्तर भारत में भी और महाराष्ट्र में भी। इतने बड़े नेता थे। और तो उनका जो, उन्होंने हमारे गांव में जमीन खरीद ली थी,
एक बार एक ऐसा हो गया था, एक नियम बन गया था कि जी। कोई भी व्यक्ति उसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेगा कि जिस कंस्टिट्यूएंसी का वो मतदाता होगा। अच्छा। तो उन्होंने हमारे यहाँ गाजियाबाद हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे, तो वहाँ उन्होंने हमारा गांव में जमीन खरीद ली, वहाँ पे एक उन्होंने तालाब बना लिया था, एक फिशरीज का, मछलियां पालने का ट्यूबवेल जी। लगा लिया था, और हमारे गांव की वोटर लिस्ट में थे। तो हमारे गांव एक अम्बेडकरवादी आंदोलन का एक गांव बन गया था, अच्छा। और उसमें बचपन से ही हम उन गतिविधियों में भाग लेते थे। जब मैं हम तीसरी चौथी क्लास में था, तब से ही मैं भी आंदोलन के गीत गाता था। और जो जलसे होते थे नेताओं के, आते होते थे, तो जलसों से पहले, नेताओं के भाषण से पहले जो गीत संगीत की जो महफिल जमती थी, जो बैठते थे ढोलक और जी। हारमोनियम पे, तो मंच से मैं गाने गाता था। आह, हाँ, और फिर मैं शुरुआत में तो ये था कि हम जो लोग बैठते थे उनके अपने दरे बिछाते थे उस समय बैठने की, हम्म। है ना, फिर झाड़ू लगाते थे, पानी छिड़कते थे, उनके जूते चप्पल एक तरफ रखते थे। फिर थोड़े जी। से बड़े हुए, जब चौथी पांचवी छठी में आकर के फिर मंच से मैं गाने लगा था। और जी। उसके बाद सातवीं में तक, आठवीं में हम लोग आकर के नाटक खेलने लगे थे। गांव में नाटक मंडली थी, तो उसमें यही सब नाटक खेले जाते। कभी अंगुलीमाल का नाटक खेल लिया, कभी जी। एकलव्य का नाटक खेल लिया, कभी कोई नाटक हो गया। तो वहां से जो आंदोलन की वो जमीन जो वो मुझे मिली थी, तो उससे ही मैं, और मैं बाद में आकर के तो मैं साइकिल लेके गांव गांव घूमता था, वो आंदोलन अच्छा। के अपने प्रचार प्रसार और सब चीजों में जब भी मौका मिलता था। तो 1983 में मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, वर्तमान दलित आंदोलन। वर्तमान। दलित आंदोलन। वर्तमान दृष्टांत। जी। हाँ, तो वो किताब, वो मेरे जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने वो किताबों को सब जगह जहाँ जहाँ थे उस सबको बेचा, भेजा, जहाँ जाकर जो उससे कुछ पैसे आए वो बिक गई। फिर दूसरा एडिशन निकलवाया उसका 1985 में, वो उसकी ओके। कीमत 5 रुपए रखी। फिर 1986 में मैंने फिर करुणा उपन्यास लिखा था। मतलब ये मेरे लेखन की शुरुआत ये यहाँ से। जी। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। आप शायद मेरे जानने में पहले लेखक है जिन्होंने शुरुआत गद्य से की। अक्सर नहीं तो साहित्यकार कहते हैं कि मैंने पहले कविता लिखी, और अक्सर वो प्रेम कविता से ही शुरुआत करने वाले ऐसे लेखक आपको अधिकतर देखने को हमें मिलते हैं। तो आपने जो मतलब शुरुआत ही आपने गद्य से की है, और वो श्रद्धांजलि के नाम से। जी सर। इसलिए कि प्रेम के लिए मेरे पास अवसर ही नहीं था। नहीं था। वही प्रेम बात। क्या है, प्रेम क्या होता है, मैं जानता ही नहीं था। नहीं, सही बात। तो मेरे पास तो संघर्ष ही था, आंदोलन था, संघर्ष था। जी। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कहा कि मैक्सिम गोर्की को जब आपने पढ़ा, तो उसके बाद आपको लगा कि इतने बड़े दुख दर्द से वो कैसे गुजरा, तो मेरा दर्द कुछ नहीं है ना, वो कहा जाता है ना, जब औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया वाली बात जो है वो आपकी जरूर हुई। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी आंदोलन जो है वह आप बचपन से आपके गांव में वो न्यू एक तरह से जमीन तैयार थी, और उस पर आप आंदोलन में आप उन विचारों से आप बने। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो वैचारिक आंदोलन है, या उनके विचारों से आप प्रभावित निश्चित हुए, तो उनको उनकी कौन सी किताब है जो जिसको आपने पहले पढ़ा, कि उसके बाद फिर आपको लगा कि बाबा साहब का जीवन जो है वो भी बिल्कुल एक क्रांतिकारी और बिल्कुल उसी तरह से दयनीय अवस्था से निकलता हुआ, और फिर वो आदमी इतना विश्व पुरुष बन जाता है। तो ये उनसे फिर आपकी रूबरू आप कब हुए, या उनके साहित्य से आप कब पढ़ा आपने, या कब मिले आप? देखिए, जैसा मैंने कह रहा हूँ कि उनके जो गाने जो गाते थे हम, बाबा साहब के गीत, जी। जैसे एक रागनी गाई जाती थी, हम्म। और एक रागनी में मुझसे हमारे स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के जो हमारे प्रधान अध्यापक थे, वो अक्सर गवाया करते थे मुझसे उस रागनी को। अच्छा। और वो रागनी होती थी कि मुंबई में अम्बेड डॉक्टर नेताओं में शुमार हुआ, गढ़ दिल्ली में आकर जाटो जाति का उद्धार किया, ऐसा कुछ रागनी वो होती थी। जी। तो मतलब गाने हम लोग गाते थे, तो मतलब बाबा साहब का नाम सुनते थे, गांव में सभाएं होती जी। थी उनके बारे जी। में। उनकी पहली किताब मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ी, अच्छा। और 2 किताबें मैंने पढ़ी। एक विजय कुमार पुजारी की थी, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, और एक भदंत आनंद कोसाल्यानी किताब थी, यदि बाबा ना होते। जी। ये दोनों किताब मैंने पढ़ी, वहां से बाबा साहब का पढ़ा मैंने पूरा। और उस तरह से तो एकदम से लगा कि यार, इतने अभाव में वो हमारे मसीहा वो हैं,
वो हमारे आदर्श वो हैं जिनके हम नाम लेते हैं, जपते हैं, गाना गाते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका जीवन भी तो ऐसे संघर्षपूर्ण रहा, बिल्कुल। है ना। लेकिन जब मैं देख रहा था कि हाँ उनको बाबा साहब को, गायकवाड़ साहब के यहाँ से स्कॉलरशिप मिल गई, या उनको या यहाँ से सोलापुर से अपने शाहू महाराज शाहू कोल्हापुर। महाराज से, ये उनको कोल्हापुर से मिल गया। तो प्रमुख मेरे पास तो स्कॉलरशिप का कोई साधन नहीं है, मैं तो नहीं कहीं है। बड़ी जगह नहीं जा सकता। तो लेकिन वो जो था, हमने कहा नहीं, यदि लगन व्यक्ति के अंदर है और वो जी करना चाहे तो कर सकता है। तो वो बिल्कुल। चेतना मेरे साथ में, वो तो बाबा साहब की तो एकदम, उन किताबों को पढ़ते ही मुझे लगा, मेरे एकदम से कह रहे ज्ञान के चक्षु खुल गए, और मुझे बिल्कुल। ये लगा कि नहीं, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। वरना बिल्कुल। मुझे 3 MA करने की मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे क्या जरूरत थी। मुझे ये था कि डिग्रियां मुझे इनका कोई उपयोग करूं या ना करूं, इस बहाने कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। पढ़ना ही। और एक आप लोगों की जानकारी के बता दूं, इतना ही नहीं हुआ, मैंने LLB भी किया। अच्छा। वो उसमें शाम को कक्षाएं लगती थी, लेकिन हम्म। मैंने 2 साल का परीक्षा पास कर लिया। और तीसरे साल में जब मैं एडमिशन अंतिम वर्ष में लेने जा रहा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बना दिया कि 45 साल की उम्र के बाद में किसी का बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा। नहीं होगा तो मैं किस काम का हूं जब तक बार काउंसिल में रजिस्टर। और मैं सोचता था कि मैं रिटायरमेंट के बाद में ये डिग्री मेरे हाथ में होगी तो मैं लोगों के लिए वो एक बिल्कुल। न्याय दिलाने में उनकी मदद करूंगा, जी मैं एक वकालत करूंगा और इस तरह का। और जब ये आ गया 45 साल के बाद कर नहीं सकूंगा, तो मेरे लिए तो कोई नहीं, तो फिर मैंने उसमें प्रवेश छोड़ दिया। मैंने अच्छा। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी एक डिप्लोमा किया कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू था। तो ये जी था मेरा अधिक से अधिक, बल्कि मैं तो PhD करने के बाद में भी और भी कुछ करना चाहता था, और दूसरे चौथे पांचवें सब्जेक्ट में भी MA करूं, डीलिट करूं, ये करूं, लेकिन नौकरी में इतना समय नहीं मिल पाया। नहीं मिला। सही। हाँ, और फिर दूसरी और चीजें पढ़ने लगे, तो ये चीजें पढ़ो, ये पढ़ो। तो लेकिन ये जरूर रहा कि सामने जो आए, मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा, मैंने अर्थशास्त्र भी पढ़ा, मैंने राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ा, मैंने समाज शास्त्र भी पढ़ा, और मैंने क्या नाम उसका सामाजिक कार्य है, मैंने वो भी पढ़ा। यानी कि जो विषय मेरे सामने, जो जो किताबें मुझे आती थी, जो जरूरत थी, किसी एक विषय पर मेरी विशेषज्ञता नहीं है, जी। लेकिन मैंने छुटपुट छुटपुट चीजें मैंने विभिन्न विषयों की पढ़ी है। तो जी ये मेरा जो बाबा साहब से था, कि बाबा साहब तो इतने विविध विषयों के विद्वान थे। बाबा साहब तो पुरातत्व के भी विद्वान थे, जी एंथ्रोपोलॉजी के भी विद्वान थे, है ना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पुरातत्व को भी देखा, थोड़ा थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी को भी देखा, हर चीज जानने की जो थोड़ा कुछ हो सकता था मैंने जी कोशिश की। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। निश्चित ही जब हम श्रोता भी, बहुत सारे श्रोता आपको नमस्कार कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, और बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है। तो सर निश्चित ही आप अतिशयोक्ति इसे ना समझे, मुझे निश्चित ही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने बहुत पढ़ा है, उनके कुछ भाषणों का भी मैंने अनुवाद किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह की प्रतिछाया जो है आप में मुझे दिख रही है, इतनी पढ़ने की लालसा कि सोच के समय भी जो आदमी पढ़े। अब क्या कहा जा सकता है इसके विषय में? इससे घृणा नहीं आ रही सर, इससे तो सुगंध आ रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व से हम बात कर रहे हैं जिसे पढ़ने की इतनी ललक है। बाबा साहब के विषय में मैंने पढ़ा है कि वो 72 घंटे तक लगातार पढ़ते थे। उन्हें जब खाना चाय रखी दी जाती थी मेज पर, वो चाय की भी उन्हें याद नहीं होती थी, खाना रख दिया जाता था, खाना भी ठंडा हो जाता था, उन्हें किसी तरह की याद नहीं होती थी, बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। वो अपने समाज को, मानव समाज को बहुत बड़ा एक मंच देना चाहते थे। ये जो पारंपरिकता में गुता हुआ जो समाज था, उससे वो निकालना चाहते थे, जिससे इंसान को इंसान भी नहीं समझा जाता था, उसे इंसान बनाने की फैक्ट्री वो बनाना चाहते थे। इस तरह के एक अद्भुत व्यक्तित्व के जो धनी है, उनके उनकी प्रतिछाया सर हूबहू मैं आप में देख रहा हूँ। आपको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नहीं नहीं, देखिए, बाबा साहब की जो प्रतिभा, जो मेधा, जो काम है, उसका तो 1 लाखवां अंश भी मुझ में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य जी समझूंगा। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये है, हाँ, उनसे प्रेरणा लेकर के हम जितना उस रास्ते पे चल सकें, जी जितना हम खुद को बनाने में, यानी कि खुद को मनुष्य बनाने में, जी और एक दुनिया को, समाज को मानवीय बनाने में, उस जी रास्ते में जितना हम चल सकते हैं उतना हम चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के जो उसको जो उनको जो उनके जो काम है, उनके जो महान काम उन्होंने किए हैं, उनको हम थोड़ी सार्थकता प्रदान करें, बिल्कुल। तो उन्होंने जो किया। बिल्कुल। और ये जैसे बाबा साहब ने, हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक एक मनुष्यता की एक फैक्ट्री
जो आपने कहा कि वो निर्माण करने में उन्होंने अपना कितना खोया, बिल्कुल, परिवार को, अपने बच्चों को, है ना? कि अंतिम समय में उनका जो बेटा था वो राजरतन, राजरत्न, जब हाँ, जब उसकी मृत्यु होती है तो एक 2 गज कपड़ा तक नहीं होता उसके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जो रमाई अपनी शादी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसे देती हैं, धोती का, और जी, उसमें से जी, उसे लेके आते हैं। उस समय पे ऐसा दिन भी उन्होंने देखा है कि जब वो जी, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते, पत्नी नहीं का करा इलाज नहीं करा पाते, कुछ नहीं करा पाते, और निश्चित रूप से उनके परिवार में कलह भी होता होगा, जी, निश्चित रूप से होता होगा, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? क्योंकि रमाबाई खूब वो माता खूब सहयोग करती थी। कहीं न कहीं अपने बच्चों को देखती होंगी, इन बच्चों का इलाज होना चाहिए। मेरा बिल्कुल नहीं हो सर, रहा तो कम से कम इनका होना चाहिए। जी, तो ये हम लोगों को जो भी इस तरह की स्थिति में है, बहुत कुछ खोते, मैं भी बहुत कुछ खोता हूँ, अपने परिवार में मैं भी खोता हूँ, और बिल्कुल, परिवार में, मेरे परिवार में भी होता है, और शायद मैं अपने परिवार पे उतना ध्यान नहीं दे पाया हूँ, जितना देना बिल्कुल, चाहिए। एक मैं अच्छा पिता शायद नहीं हूँ, बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। शायद मैं अच्छा पति नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो एक होता है अपनी पत्नी को करने का, देने का, जी, मैं नहीं उतना समय नहीं दे पाया। मैं अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाया, जितना मैं समाज के लिए और सब चीज़ों के लिए सब देने की कोशिश करता रहा। लेकिन जी, मुझे अ, बस संतोष इसी बात का होता है कि मैं जो कुछ हो पा रहा है, और वो कितना आगे फलीभूत होता है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी ओर से एक कोशिश है, ईमानदार कोशिश है, कि मैं जी, यदि समाज में वो चेतना प्रवाहित करने में यदि कुछ कर सकता हूँ, तो यही मैं कर सकता हूँ, मैं करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक आपका भाषण मैं यूट्यूब पर सुन रहा था, आपने उसमें इस तरह से कहा था कि नारी जो है वो पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। इसको थोड़ा हम विश्लेषणात्मक समझना चाहेंगे। देखिए, वो मैंने कोट किया था शिमोन बोलिवर की एक किताब है द सेकंड सेक्स। जी, उसका प्रभा खेतान ने हिंदी में अनुवाद भी किया है, स्त्री उपेक्षिता नाम से। तो जी, उसमें पहली लाइन ही ये है हाँ, कि स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। बनाया यानी कि जब पैदा होता है तो एक बच्चा पैदा होता है। जैसे एक बिल्कुल, दक्षिण के एक पश्चिम के एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जॉन लॉक। वो कहते जी, थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल, उस पर अनुभवों की छाप पड़ती है। यानी वो जो हुँ, सीखता है अनुभवों से सीखता है, और उसकी अनुभूतियां उसके आसपास से होती हैं, बिल्कुल, परिवार से, आसपास के परिवेश से, समाज से। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का या लड़की का भेद नहीं होता जानता। जी, उसे उस उसको बताया जाता है कि तू लड़का है, तू लड़की है। उसे उस तरह के खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, उसको जी, इस तरह के वाक्य संरचना दी जाती है कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। उसे ये सिखाया जाता है। उसे बड़े होकर सिखाया जाता है, उसको, लड़की को अलग तरह की चीजें, उसका इन्वॉल्वमेंट। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, लड़की को बताया जाता है तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें इनके हुँ, साथ नहीं खेलना, है ना? जी, जैसे कि कृष्णा सोबती की कविता नहीं है कि ए लड़की, है हुँ, ना? तो लड़की को बताया जाता तू ये मत कर, तू ये कर। तो उसपे एक जो निषेध और वर्जन आए हैं, उस पर थोड़ी सी बड़े होते ही लड़की पे ला दिया, तो उसे एहसास कराया जाता तू लड़की है, लड़कों के जी, साथ खेलने नहीं दिया जाएगा, लड़कों की तरह उसे स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो वहां से, और उसको फिर बताया जाता तुझे शादी हो जाती है, तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे दूसरे परिवार में ऐसे, इस परिवार की मान मर्यादा का तुझे ख्याल रखना है, तुझे ऐसे जी, करना है, तुझे। तो ये लड़की पैदा नहीं हुई, वो उसे बनाया गया, एक बिल्कुल। परिवेश बनाता है, परिवार का समाज का वो परिवेश, या इसलिए मैंने ऐसा इसको कोट किया था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो जो प्रतिबंध है, वो बहुत सारे जो है उन महिलाओं पर लगते रहते हैं। हम बात महिलाओं की करें या दलितों की सर, हमने देखा है कि अक्सर मतलब युगों-युगों से इस तरह का दमन जो है, वो इन दोनों के साथ होता रहा। बाबा साहब या बुद्ध या फिर जो भी सामाजिक चेतना के जो बहुत बड़े-बड़े नेता हो गए, ये सभी कहते थे कि जातियों की श्रृंखलाएँ जो है, वो टूटनी चाहिए। या कुछ दार्शनिक भी ये कहते हैं कि पहले ये कर्माधिष्ठित वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्माधिष्ठित थी, फिर वो जातिगत हो गई और ये जातिगत व्यवस्था जब टूटेगी तभी हम सही अर्थ में इंसान बन पाएंगे। इस तरह से दार्शनिक भी लोगों ने भी कहा है, समाज के मतलब समाज सेवकों ने भी कहा है और इत बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने जो कहा है सर। आप इसकी ओर किस तरह से देखते हैं कि ये जातियों की श्रृंखला कैसे टूटेगी? हम इंसान या मानव या भारतीय हम बनने की हमारी प्रक्रिया कैसे शुरू हो? देखिए, इस विषय पर
तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि वर्ण व्यवस्था पहले कर्म के आधार पर थी या जन्म के आधार पर थी। जी हम जो देखते हैं पिछले कई सौ सालों से वो जन्म जी के आधार पर देखते हैं। बिल्कुल। इसमें कर्म कहीं मायने नहीं रखता। कर्म के नहीं। आधार पर यदि हो तो जितने लोग आज प्रोफेसर हैं, जितने लोग अधिकारी हैं, जो निम्न वर्णों के हैं, तो उनको तो उच्च वर्ण का मान लिया जाना चाहिए, घोषित हो जाना बिल्कुल। चाहिए, लेकिन नहीं होते। यदि हम्म, पद प्रतिष्ठा या सब पैसा समृद्धि के आधार पर यदि वर्ण बदल सकता हो तो हमारे सामने उदाहरण है कि जो बहुत अच्छी स्थिति में बाबू जगजीवन राम का उदाहरण हमारे सामने है। जी 1978 में वो रक्षा मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे देश के। और जब वो बनारस में बाबू संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उसके बाद में उस मूर्ति को दूध और गंगा जल से धो के वहां के पंडितों द्वारा पवित्र किया जाता है। बिल्कुल। जी तो अब यदि ये जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल एक निहायत एक निर्लज्जतापूर्ण कथन है कि ये तो ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्मों के आधार पर है। तो बाबू जगजीवन राम का कौन सा कर्म था, इतना खराब कर्म था कि जो उनके हाथ लगने से वो मूर्ति अपवित्र हो गई। तो और जी आज भी जितने सारे लोग हैं जो बहुत सारे पढ़ लिख गए हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, यदि प्रोफेसर हैं और एक ब्राह्मण का काम ही होता है कि पढ़ना, शिक्षा देना, ये करना, तो सारे ब्राह्मण क्यों नहीं हो जाते? वो सारे ब्राह्मण नहीं माने जाते। जितने अधिकारी हो, जो इतना भी बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं, अधिकारी रहे हैं, वो या हैं आज भी, तो वो अधिकारी लोग भी तो वही सारा करते हैं, वो जो वो करते हैं, तो उनको उस श्रेणी में क्यों नहीं दिया जाता? ये वर्ण नहीं बदलता, जन्म के साथ है, वो चीज जन्म के साथ ही है। और जी व्यक्ति आज वर्ण और जाति में आज कोई अंतर नहीं है। वर्णों से जातियों की उत्पत्ति हुई, जातियों से उपजातियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन आज जो दौर है वो उसमें वर्ण और जाति में अंतर नहीं, क्योंकि जो निम्न वर्ण है वही निम्न जातियां हैं, जो निम्न जातियां वही निम्न वर्ण है, कोई अंतर नहीं है। वही वर्ग भी मैं कह रहा हूं, वर्ण जाति और वर्ग तीनों में कोई अंतर नहीं है। जी उच्च वर्ण है वही उच्च वर्ग है, वही उच्च जातियां हैं। निम्न वर्ण है वही निम्न जातियां, वही निम्न वर्ग है। बिल्कुल। ये पिछले बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, बाबा जी साहब ने कहा था। उसने जी कहा था कि ये दोनों चीज साथ साथ चलेगा, यानी कि सामाजिक समानता का कोई महत्व नहीं होगा यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न बने रहेंगे। तो इसलिए वो आर्थिक जो कहते हैं स्वावलंबन भी बहुत जरूरी है। और इसलिए वो कहते हैं वर्ग भी बने, यानी आर्थिक रूप से जो एक मतलब जातियां हैं। अब अकेले मैं कह रहा हूँ जो दलित समाज की ही लगभग 6000 जातियां, जैसे मैं किताब का आपने जिक्र किया चमार का, उसी में जी GW ब्रिक्स ने जिक्र किया 6000 समथिंग जातियों का, है ना। तो जी अब यदि वो जातियां आपस में बटी हुई हैं और वो जातियां भी, चूंकि वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने इतना भेद सिखा दिया है कि जी हर उपजाति भी अपने आप को छोटा बड़ा समझती है, एक दूसरे से हीन या श्रेष्ठ समझती है, और एक दूसरे को अब सारे अस्पृश्य जातियां, सारी दलित जातियां, अंत्यज जातियां अस्पृश्य हैं सवर्णों के लिए, लेकिन उन अस्पृश्य जातियों में भी अस्पृश्यता है जी क्योंकि वहां से आया हुआ है। तो ये चीजें भी अपना, तो ये इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बड़ा स्पष्ट कहा। और इसलिए आज जो कई तरह की जो विचारधाराएं चल रही हैं, वैचारिक आंदोलन चल रहे हैं, उन वैचारिक आंदोलन के साथ में मुझे जो सबसे एक पुष्ट अवधारणा सबसे जो ज्यादा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लगती है, बाबा साहब अम्बेडकरवाद की, कि उसमें एक पूरा एक पूरे एक मतलब एक समाज बनाने के एक उसमें एक बिल्कुल एक दिखाई देता है कि एक समाज कैसे बन सकता है। क्योंकि समाज बनाने के लिए समानता जरूरी है, सम शब्द से समता, सम से समाज बनता, सम धातु में अज प्रत्यय लग करके आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, है ना। जी सम, जब तक समानता नहीं होगी समाज नहीं होगा, और समाज जब तक नहीं बनता तब तक राष्ट्र नहीं बनता। जी तो हम एक समूह है जातियों के, और हम समाज हैं तो जातियों के समाज हैं, संप्रदायों के समाज हैं। हम या तो कास्ट सोसाइटी हैं या तो कम्युनल सोसाइटी है। हम एक ह्यूमन सोसाइटी नहीं है, हम एक मानव समाज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर मानव समाज बनाना चाहते थे, और ये टूटेगी तभी जब मानव समाज आएगा। और इसमें टूटने में जो मुझे लगता है, एक तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो केवल बौद्धों के लिए ही नहीं है। जी ये तो उन्होंने उस समय कराई थी, जो उस समय लोग आए थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसमें दीक्षा ले ली।
लेकिन वो प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि पाखंडों से मुक्त होना, अंधविश्वासों से मुक्त होना, ज्ञान के आलोक में जाना, अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमता पे विश्वास करना, किसी के भाई कोई मेरा हाथ पकड़ करके कोई मुझे, है ना, कि तमसो मां ज्योतिर्गमय जैसा कहा जाता है, कोई मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, या कोई मुझे, है ना, तो मुझे यहाँ से नरक से कोई स्वर्ग की ओर ले जाएगा, या कोई मुझे ये समृद्धि ला देगा। नहीं, कुछ खुद करना होगा। अपदीपो भावा, ये जो भगवान बुद्ध का था, तो बाबा साहब ने वही चेतना संचार करने की कोशिश की कि व्यक्ति की चेतना का इतना विकास हो, वो इतना जागरूक हो कि वो अपने ज्ञान के आलोक में अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को पहचानते हुए उसके अनुरूप अपनी अभिरुचि, अपनी पसंद, अपनी स्वतंत्रता के अनुरूप कोई भी कार्य करे, और वो वहां से वो आगे बढ़े, और वो अंधविश्वासों में, पाखंडों में, परंपराओं में, रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त हो जाए, और वो तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर चीजों को देखे। जब वो तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर देखेगा, तो वहां देखेगा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, कोई इस तरह का जो शाश्वत, जो एटर्नल चीज होती है, कहीं कुछ नहीं है। जो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, आइंस्टाइन ने सिद्ध किया, सारी दुनिया ने जो थ्योरी आई है कि एवरीथिंग ऑलवेज इन मोशन, पदार्थ सतत गतिशीलता जो है, वो क्षणिकवाद जो बुद्धिज्म का हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो हर कहीं कोई परमानेंट कोई चीज नहीं है। जो परमाणु, जो केमिस्ट्री के लोग छात्र जानते हैं, जो एटॉमिक थ्योरी है परमाणु विज्ञान में, तो परमाणु एक बहुत छोटा कण होता है, और उस परमाणु के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है उसके और ऑर्बिट के, और वो घूमता हुआ क्या होता, क्या है, उसकी गति इतनी तेज है, और वो होते होते वो अपनी, उसकी जो क्या होता है, उसकी जब लगाता है अपनी एनर्जी खोता रहता है। एनर्जी खोते खोते धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना ऑर्बिट के अंदर गिर जाता है। और वो जो हमारे सेल जो होते हैं बॉडी में, जो जीव कोष होते हैं, वो छोटे छोटे, वो परमाणुओं से ही बनते हैं, वो डेड हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो ये जो चीज है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसमें हमारे अंदर जो है वो जीव कोष है। वो जीव कोष जब तक जीवित है, जब तक सेल जीवित है, तब तक हम हैं, और जब तक सेल डेड हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो व्यक्ति शिक्षित होगा, वो जागरूकता होगा, तो ईश्वर को, परमात्मा को, और हमारा जो देवता है, देव को किसी दूसरे लोक में रहते हैं, वहां से कोई आता है, कोई अपने कोई संदेश वाहक उनका, और यहाँ पे बैठा हुआ कोई पुरोहित वो कराता है, यहाँ से सीधा वहां भेज देता है ना, वो स्वर्ग की तक। और नरक में आज तक कोई जाता नहीं। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, जो जाता सब स्वर्गवासी होता, नरकवासी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कोई नरकवासी हुआ। चाहे कोई कितना ही भी गिरा आदमी है, चाहे कोई भ्रष्ट रहा, दुराचारी रहा, कैसा ही रहा, चाहे दुनिया गाली देती रही, नरक में कभी कोई नहीं गया, नहीं जाते। हाँ, वो सब स्वर्ग में जाते हैं। और जो पुरोहित है, जो श्राद्ध भी कराते हैं, सब कुछ है, तो वो स्वर्ग में पहुंचवा देते हैं सारा कुछ चीजें। जी जी, तो कुछ उनके एजेंट बैठे हुए हैं स्वर्ग के नीचे। एजेंट, तो वही, तो ये जो एजेंटवाद है, ये जो इस तरह का जो पाखंडवाद है कि धर्म के नाम पर चीजों को जोड़ना, और धर्म की घुट्टी पिलाना, और उसके व्यक्ति को इतना डर बैठा देना कि तू बड़ा अधर्मी है, बड़ा धर्म काम कर रहा, बड़ा भ्रष्ट, बड़ा अनर्थ हो जाएगा तेरे बड़ा धर्म के विरुद्ध काम कर लिया तो। और यहीं से ही वो वर्ण व्यवस्था का पोषण करता रहता है, वो जाति व्यवस्था का पोषण करता रहता है, उसका प्रतिकार नहीं कर पाता। तो ये जो डर है, इस डर का टूटना बहुत जरूरी है, और डर टूटेगी तभी जब व्यक्ति की दृष्टि तार्किक और वैज्ञानिक होगी। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया सर, ये आप कह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने चिंतन किया है, वही इस तरह की बातें कर सकता है। सर मुझे एक प्रश्न, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ प्रश्न लिखे थे, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे दिमाग एक अलग से सोच रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ सर कि यही वो देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, जो पूरे विश्व को एक परिवार समझता है, और वही देश, उसी देश में एक जाति को या कुछ अनेक मतलब जैसे आपने बताया कि 6000 के आसपास जो दलित या शूद्र वर्ण की जो जातियां हैं, वो जातियां बनी, फिर क्षत्रिय भी अलग माने गए, वैश्य भी अलग माने गए, ब्राह्मण भी। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाले वो ऋषि, उनके दिमाग में क्या रहा होगा
और फिर उसके परवर्ती लोगों ने इस देश का कितना सत्यानाश किया, इस मानव धर्म का कितना कितना हाल कर दिया कि यहाँ पे इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। तो ये जो सारी जो परिस्थितियां हैं, इस पर अगर चिंतन किया जाए, मुझे तो लगता है कि फिर से एक बार इस पर चिंतन जो है गहराई से धार्मिक दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि हमारे जो ऋषियों ने जो पहले जो, अगर वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता है, वो एक गांव में आप देखेंगे दलितों के जो घर है वो गांव के बाहर है, फिर मुस्लिम जो है वो अलग इलाके में रहते हैं, फिर ब्राह्मण जो है वो अलग इलाके में। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम वाली तो कतई दिखाई नहीं देती। तो इसके विषय में सर आप क्या सोचते हैं इसके विषय? देखिए, मैं इस पर हमेशा सवाल उठाता रहा हूँ। जी। मैंने एक कविता भी लिखी थी कि याद नहीं आ रहा मुझे कविता क्या है। उसमें यही है कि वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। उस कविता में इस तरह का आता है। तो हाँ। मैं आज तक वो बहुत लोगों से मैं सवाल करता हूँ, वो वसुधा कौन सी थी अच्छा। जो एक कुटुंब के रूप में रहती थी? वो वसुधा कोई नहीं है। वो ऋषि कौन है? एक तरफ शंभुक जैसा व्यक्ति ऋषि बनने की कोशिश करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। जी। अधिकांश ऋषि और मुनि, अधिकांश कुछ अपवादों को छोड़कर सारे ब्राह्मण हैं। जी। तो वो उन्होंने अपनी वसुधा, यानी कि वो आपस में वो मिलजुल कर रहते हैं, वो एक कुटुंब की तरह रहते हैं ब्राह्मण लोग। और तभी मिलकर के वो अपने वो जो द्वंद्व है, तनाव है, उनसे वो अपने निपट करके वो तभी वो हमारा शोषण कर पाते हैं। आप देखेंगे, इस विचार का विषय है, मैंने कहा 6000 से अधिक जातियां दलितों की हैं। जी। उसके ऊपर जाएंगे, वैश्यों की जातियां बहुत कम है, क्षत्रियों की बहुत कम है, ब्राह्मणों की बहुत कम है। उनकी जातियां हजारों में क्यों नहीं है? उनकी जातियां कम क्यों है? नीचे जातियां क्यों फैली हुई है? ताकि वो जातियों में इतना विभाजित कर दिया जाए, विभाजन कर जाए, ताकि एक ना हो पाए। एक होंगे और इनकी चेतना कहीं एक हो गई, वो बहुत बड़ा विस्फोट कर देगी। बिल्कुल। वो उनके साम्राज्य को जो उन्होंने खड़ा किया है, कुटिलता का साम्राज्य, उसको तहस नहस कर देगी वो चेतना। इसलिए ये एकत्र नहीं होना चाहिए समूह। इसलिए इनको उपजातियों में बांटे रखो और उनके अंदर ऊंच नीच की भावना बनाकर, तू इससे छोटा है, तू उससे नीच है, तू उससा ये है, तो उससा ये है, और उनको थोड़ी बहुत जगह कभी कभी देते रहो। तू सछूत है, तू अछूत है। वो इसी में ही बहुत से लोग गौरवान्वित होते रहते हैं, जबकि उनकी दृष्टि में सारे एक हैं। जी। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये एक इतना कुटिलतापूर्ण, जैसे कि वो स्वर्ग की कल्पना है। कौन सा स्वर्ग? वो सुख जहां है, जहां ऐश्वर्य है, जहां कोई कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, तो वो कौन सा है? हमारी दुनिया में हमें तो ऐसी कोई कल्पना नहीं, हमें तो कोई अनुभव नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति संघर्षों में, कष्ट में, दुखों में पैदा होता है और जीवन भर वही झेलता है और फिर दुखों में मर जाता है, उन्हीं कष्ट में मर जाता है। बिल्कुल। वो परलोक कौन सा है जहां पर आप जहां भेज रहे हैं, जहां आ रहे हैं? कौन सा पुनर्जन्म होने वाला है जहां पे हम के ये सिखाया जाता है भाई इस जन्म में कोई बात नहीं, जो निष्काम कर्म योग जो गीता का है भी, तो वो यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भाई फल यानी कि मालिक तुमसे जो मजदूरी जो करा रहा है करो। मालिक जो मजदूरी दे दे, चुपचाप आंख बंद करके ले लो, मुंह मत खोलो। ना दे तो भी चुप रहो, वो ईश्वर सब देख रहा है। वो तुम्हें न्याय देगा, यहां नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। यानी कि शोषण का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, शोषण का दर्शन खड़ा कर दिया। और वो हमको धर्म का भय दिखा करके किसी को ये लोगों को अगले जन्म में तुमको पशु योनि मिल जाएगी यदि तुमने ये कर दिया तो धर्म समाज, तुमको दूसरी योनि मिल जाएगी। हर आदमी पशु योनि चाहता है, हर व्यक्ति। इसलिए पशु योनि चाहने के लिए वो धर्म के विरुद्ध काम नहीं करना चाहता, देवताओं को रुष्ट नहीं करना चाहता। देवता कौन है? 33 करोड़ देवता। कितने देवता? देवता कोई नहीं है, यानी कि जो ब्राह्मण है केवल वही देवता है, इसके अलावा कोई देवता नहीं, अलग से कोई कहीं नहीं आ रहा। ये जो ब्राह्मणों के नायक हैं वही इंद्र हैं, वही विष्णु हैं, वही दूसरे हैं, सारे वही हैं। तो वही उन्हीं के, चाहे कोई सेनापति है, चाहे कोई कुछ है, चाहे उनका कोई दूसरा प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी उनकी अपनी व्यवस्था थी, वही देवता के रूप में वो हमारे सामने है। वही उनके ये सब चीजें हैं। तो ये थोप दिया गया है, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को कि ये देव भाषा है।
देव भाषा है, और देव भाषा को यदि अंत्यज या शूद्र कोई पढ़ लेगा, सुन लेगा, कर लेगा, तो उसका क्या है, उसका व्यवस्थाएं है, उसके मुंह में पिघला शीशा उसके कानों में डालो, उसके मुंह को इस करो, सलाखों से ये करो, उसके कानों को फोड़ो, ये सारा कुछ करो, क्योंकि देव भाषा का रखना, देव भाषा की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और जी ये आप देखेंगे कि जो संस्कृत के साहित्य में, जो नाटकों में भी, कालिदास और भास के नाटकों को भी देखेंगे, वहां जो शूद्र या अंत्यज पात्र आते हैं, वो संस्कृत नहीं बोलते, वो अपभ्रंश में बोलते हैं, प्राकृत में बोलते हैं, क्योंकि वो भाषा अपवित्र हो जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर का उदाहरण हमारे सामने है कि वो संस्कृत नहीं पढ़ पाए यहाँ पर भारत में, नहीं पाए। और जब मैं जर्मनी गया, जैसा मुझे पता चला कि भाई वहां पे वो गए थे, तो बॉन यूनिवर्सिटी में मैंने वहां पे मालूम किया कि भाई यहाँ वो आए थे, संस्कृत पढ़ा था, तो वहां पे मुझे कुछ प्रमाण मिले, वहां पे 2 लेटर भी लाया वहां से निकाल करके कि वहां के प्रोफेसर के साथ बाबा साहब का पत्राचार हुआ था, ये हुआ था, है ना। फिर बाद में वो फ्रांस भी गए थे, तो वो यानी कि विदेश में जाके बाबा साहब को संस्कृत पढ़नी पड़ी, यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ पाए वो संस्कृत। तो ये जो चीज है, इसलिए संस्कृत में जो कुछ लिखा है सब शास्त्रीय है, ब्राह्मणों ने जो लिखा सब शास्त्र है। राजनीति पे कोई किताब लिखी तो राजनीति शास्त्र है, आर्थिक चिंता उस पर लिखी कोई तो वो आर्थिक विषयों पर तो अर्थशास्त्र है, वो समाज शास्त्र है, वो मानव क्या नाम उसका, वो नृशंस शास्त्र है ना, वो यानी कि जो भी कुछ है वो शास्त्र है। जो जो उन्होंने जैसा डांस कर दिया वो शास्त्रीय नृत्य है, उन्होंने जैसा गा दिया ये शास्त्रीय गायन है, ये शास्त्रीय वादन है। शास्त्र यानी कि श्रेष्ठ, इसलिए साहित्य में भी ये साहित्य का साहित्य शास्त्र है ना, उसका सौंदर्य शास्त्र, साहित्य का साधनिक एक श्रेष्ठता, और श्रेष्ठता कहाँ है, केवल ब्राह्मण में है। वो जो कहता है वो शास्त्र है, वो जो लिखता है वो शास्त्र है, और शास्त्रों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, इसलिए कहा कि ये हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा गया, शास्त्रों में ये कहा गया है, हर कोई व्यक्तिगत शास्त्रों में ये कहा गया है। शास्त्र क्या है, यानी कि ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब है जी, वो शास्त्र। तो ये जो चीजें ला दी गई हैं, ये चीजें जो जनता के मन से फैलाई गई हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, हम तो पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं, हम तो ये मानते हैं, और ये तक भी कहते हैं हम तो आदमी तो क्या, हम तो पत्थर तक की पूजा करते हैं, है ना, हम तो नदियों की पूजा करते हैं, हम तो पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम तो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, तो हम तो इतने अंतर सहृदय हैं। लेकिन वो सहृदय लोग वो अंदर से इतने असहिष्णु हैं, इतने हृदयहीन हैं कि वो पत्थर की पूजा कर सकते हैं लेकिन व्यक्ति को छू नहीं सकते। वो पहाड़ों की, नदियों की पूजा कर सकते हैं, प्रकृति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को, वो भूखा मर रहा हो, वो उसको अपना वो जूठन तक भी ठीक से वो नहीं दी उन्होंने उनको, और उनको कभी हाथ से छुआ नहीं, उनका इलाज नहीं किया, उनके नस नहीं छू सकते थे वो, उनको मर जाने दिया उन्होंने, उनको उनकी शुचिता भंग हो रही है, उनके श्रेष्ठता भंग हो रही है। ये यहाँ का वसुधैव कुटुंबकम का, ये यहाँ की संस्कृति रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये भारत के जो हमारी भारतीयता है उसके चिंतन पर, उसकी परंपरा पर, और यहाँ के पूरे मैं कहता हूँ मनुष्यता पर एक बहुत बड़ा कलंक है वसुधैव कुटुंबकम। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपका चिंतन बहुत अच्छा है। कुछ मेरे मित्रों ने मुझे फोन करके पूछा था सर कि जब आप सर से बात करेंगे तो खंडकाव्य जो राहुल है इस पे अवश्य बात करें। राहुल के विषय में काफी जानकारी जो अभी तक हमारे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं है, तो हम चाहेंगे सर कि आप राहुल खंडकाव्य के विषय में हमारे श्रोताओं को, मित्रों के बताएं कि राहुल खंडकाव्य आपने प्रेरणा कहाँ से लिखी, और फिर उसके कथ्य के साथ साथ शिल्प में कुछ बदलाव आपने किए या उसी पारंपरिक ढंग से ये खंडकाव्य लिखा गया? नहीं, देखिए, मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी जी, महाअभिनिष्क्रमण, जो सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण होता है उसके ऊपर एक कविता लिखी। और मैं जब डेपुटेशन पर मॉरिशस गया था तो वहाँ लिखना पढ़ना का अवसर कम मिला, वहाँ माहौल नहीं था, समय कम था, तो मैं छिटपुट चीजें ही लिख पाता था। तो जब वहां से आने लगा तो नजदीक हुआ कि अब जाना है, लौटना है, कुछ महीने बच गए हैं जी, तो मेरे मस्तिष्क में आया कि मैं जा तो रहा हूं, मैं लेके क्या जाऊंगा। वहां के साहित्यकार मित्र पूछेंगे वहां से क्या कमा के लाए, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। अच्छा। और थोड़े से डॉलर कमाए हैं, ये तो साहित्य में तो पूंजी नहीं होती, ये तो परिवार में चला जाएगा।
जी। साहित्यिक तो रूप मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। तो उसी दौरान में वहां पे एक पत्रिका के लिए कोई निकाल रहे थे अंक, तो वहां के वो संपादक अजाबिल माता बदल मेरे पास आए और बोले कि इसके लिए रचना दो। तो मैंने कहा मैं क्या रचना दूं? तो मेरे पास में तुरंत उस समय पे वो अभिनिष्क्रमण कविता थी, मैंने दे दी उनको। हमने कहा ये दे दो। उनको कविता मैंने दे दी, उन्होंने छाप ली। लेकिन वहां से मेरा चिंतन शुरू हुआ और मैंने देखा कि और राहुल को जब सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं तो राहुल बहुत छोटा है। फिर मैंने जो मेरा अध्ययन था इतिहास का, दर्शन का, और जो मेरा बौद्ध साहित्य का जो छोटा मोटा जो मेरा थोड़ा सा अध्ययन है, तो उसके आधार पर मैंने देखा था कि वो अलग कई तरह के वर्जन थे उसमें। कहीं पर तो है कि सिद्धार्थ का की भी उम्र कितनी है, वो कितना बड़ा था, कितना छोटा था। लेकिन और जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर लौटते हैं कपिल वस्तु में, तो वो कितना बड़ा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि वो जब लौटते थे करीब 6.5 साल का अंतर हो जाता है उनको लौट कर आने में, 6.5-7 साल का। और जी। जब एक छोटा बच्चा छोड़ के जा रहे हैं तो एकदम नवजात तो नहीं है कि जो कल ही पैदा हुआ है, क्योंकि वो पैदा हो गया है, परिवार में जश्न भी मनता है। और जो साक्य सभा में जो होता है नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो निर्णय होता है, वो सारा कुछ होता है। उस समय तो सिद्धार्थ का जन्म हो चुका है और जी। निर्णय होता है, परिवार में आकर के सब बाकायदे चर्चा होती है कि हाँ, वो सिद्धोधन कहते हुए हम अपना सब कुछ दे देंगे, दंड भर देंगे, सब कुछ दे देंगे, है ना। और हम तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सजा मुझे मिली है तो दंड मैं भुगतूंगा, आप क्यों भुगतेंगे। और तो परिवार में जब सब कुछ हो जाता है दंड में भुगतूंगा, और वो तो केवल 2 साल के लिए, कुछ समय के अल्प अवधि के लिए निष्कासन था राज्य से। उसने कहा मैं राज्य से निष्कासित होऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ये परिवार में सब कुछ है, तो देखिए जाएंगे कब। तो एक बच्चे से एक मोह जो होता है पिता का जो होता है, तो वो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के मन में रहा होगा जरूर। और वहां से फिर जब मैंने बौद्ध साहित्य को पढ़ा था, मैंने मध्यम निकाय भी देखा और भी कई निकायों को देखा कई जगह। तो उसमें जो वहां पे जो मैं देख रहा हूं, मैं सिद्धार्थ को लेकर के जो वो आते हैं, सिद्धार्थ से उनकी बातें होती है, और वहां पे फिर वो कैसे सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाते हैं, और वहां पे वो भिक्षु बन जाते हैं, सुद्धोधन को भी साथ चले जाते हैं, और ये सब चीजें होती है। वहां मुझे एक चीज जो मुझे मथने लगती है चीज, वो ये कि सिद्धार्थ एक छोटा बच्चा है जो गए, उसे कुछ पता नहीं है पिता क्या होता है। और जब वो लौटते हैं कपिल वस्तु में, जी। तो उनको सिद्धार्थ को तो पिता नहीं मिलता, और राहुल को तो पिता नहीं मिलता, उसे तो भिक्षु मिलता है। उसने वो, और जो इस दौरान में जो बड़ा हुआ है, उसने वंचना जो उसने झेली है, वो पितृवंचना का शिकार हुआ है। उसे पिता का प्यार नहीं मिला, पितृवंचना। और जब मैंने वंचना पर आगे मैंने सोचा कि राहुल पितृवंचना का शिकार है, पितृवंचना का दंश झेल रहा है, उस कमी को झेल रहा है, तो मैंने देखा वो पुत्र वंचना को शुद्धोधन भी झेल रहे हैं। वो पति का जो वियोग है, वो अपना वो यशोधरा देख रही। तो ये जो वंचना है, तो इस वंचना पे मैंने सोचना शुरू किया। हमने कहा ये जो वंचना है, राहुल पे तो कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है, बुद्ध पे चर्चा हो रही है, बुद्धत्व पर चर्चा हो रही है, उस पर इतना सारा साहित्य लिखा जा रहा है। राहुल जो इतना संघर्ष करके निकल रहा है कि छोटे बच्चों में वो खेला होगा, बच्चों ने अपने पिताओं के जिक्र किया होगा, परिवार का जिक्र किया होगा, उसके दिल पे क्या गुजरा होगा जब उसने पिता के बारे में सवाल किया होगा। बता हमारे पिता ये खिलौना लाए, हमारे पिता मिठाई लाए, हमारे पिता ये लाए, उसके पिता क्या लाए उसके लिए। जी। तो इस चीज को मैंने इस राहुल खंडका में लाने की कोशिश की। बहुत। और इसलिए इसमें जो एक सर्ग है, उस सर्ग में राहुल का सिद्धार्थ के साथ संवाद है। अच्छा। और संवाद यही है कि जब ये बुद्ध बनकर के लौटते हैं कपिल वस्तु में, उन्हें निमंत्रण मिलता है, वो आते हैं, तो जब पूरा उसमें पूरा राजमहल में ये चर्चा हो जाती है, कोई वो आए हैं, तो सब आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। सब कब इसलिए भी हमारे अपने हैं, हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना भाई है, हमारा ये है, आज ये बुद्ध बनकर आ रहा है, इतना बड़ा व्यक्ति बनकर आ रहा है, वो सब स्वागत कर रहे हैं। वो अपने बहुत सारे भिक्षुओं की संघ के साथ में आ रहे हैं। तो यशोधरा के पास भी जाता है संदेश के भी, चलो वो आ रहे हैं, तो करे कि मैं नहीं जाऊंगी।
उनको आना होगा तो यहीं आ जाएंगे मुझसे मिलने के लिए, वो यहीं छोड़ के गए थे मुझको, जी बिल्कुल। यहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो ये तो स्त्री का स्वाभिमान कि मैंने नहीं छोड़ा, वो छोड़कर गए थे। ये हालांकि इसका तो चित्रण उन्होंने भी किया है, मैथिली शरण गुप्त ने भी, ये मैथिली सोचा। शरण, हाँ जी। लेकिन राहुल का बारे में मौन है, राहुल का जिक्र नहीं है। नहीं है। तो यशोधरा राहुल को कहती है, यशोधरा राहुल उस समय 8-9 साल का बच्चा हो चुका है, 8-9 साल का बच्चा काफी कुछ समझदार हो जाता है। तो वो उससे कहती है कि जा, वो तेरे पिता हैं, उनसे मिल। तो वह राहुल फिर पहले राहुल का यशोधरा का संवाद होता है, और तीखा संवाद है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरा पिता है, और वो कह रहा है वो मेरा पिता कैसे है, वो तो भिक्षु है, मुझे तो पिता चाहिए जी। जिसके साथ में खेलूं। उसने मुझे कब खेला, कब गोद उठाया, कब मेरे लिए खिलौने लाए, मेरे लिए क्या किया है, वो मेरा पिता कैसा है। और मेरा पिता है तो मुझसे पहले तो तेरा पति है, तू जा, तेरा पति है, पहले तू मिल उससे, मुझे क्यों भेज रही है किसी के पास में। वो बार बार कहती है तू पिता के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। वो जैसे वो बहुत भिक्षु है, वो बहुत बड़े हैं, वो ज्ञानी है, वो प्रज्ञावान है, प्रज्ञा पुरुष है, वो जा उनसे कुछ पा, उनसे कुछ मांग, उनसे कुछ ले, जो तेरा बनता है, दाय बनता है तो उनसे मांग। तो वो कहता है मैं क्या मांगू उससे, सब कुछ तो मैं तुझसे मांगू, मैंने तुझे देखा है माँ, मेरे लिए सब कुछ तो तैने किया है। मैं दादा दादी ने मुझे खिलाया है, जो छंदक है, चाचा छंदक बोलता है, छंदक चाचा ने मुझे अपने घोड़े पे खिलाया, वो घोड़े पे बैठाया उन्होंने मुझको, है ना, सारी मेरी इच्छाएं तेने पूरी की है, तेरे आंचल की छांव में पलाऊं, सब कुछ उसने मेरे लिए किया क्या है कि जब मैं उसके पास जाऊं। मुझे नहीं चाहिए उनसे कुछ भी, मुझे तेरी आंचल का छांव सबसे प्यारा है, मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। वो फिर भी कहती है भी कुछ भी कर, तू जा तो। वो कह रहा जाऊं किस लिए, मतलब बहुत आग्रह करके अंत में वो कहती है कि कुछ भी तू जा, और वो तेरे पिता है, कह रहे कि मेरी कुछ मर्यादा है, मेरी कुछ उसूल है, मैं इसलिए नहीं जा रही हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती वो मैं क्यों नहीं जा रही, लेकिन तू जा। तो कह रहा ठीक है, तू कहती है, तू जिद करती है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पिता नहीं कहूंगा। और इसलिए जब वो सिद्धार्थ वहां राहुल जब आता है सिद्धार्थ के पास में, तो वो यही कहता आकर के अपना परिचय देता है कि मैं यशोधरा सुत राहुल भिक्षु दर्शन को आया, ना मन में कोई व्यथा है, ना मन में कोई छाया, ऐसा कुछ है, ना मन में कोई शंका या छाया, इस तरह का कुछ है। वो यही अपना परिचय देता है कि मैं यशोधरा सुत राहुल भिक्षु दर्शन को आया। वो पिता नहीं कहता उसको, नहीं कहता। शुद्धोदन डांटते हैं उसको कि तू क्या बोल रहा है, ये तेरे पिता हैं। लेकिन बुद्ध समझ जाते हैं कि ये कौन है, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, रोको मत, जो वो कह रहा है उसे कहने दो, जी बिल्कुल। किसी पर अपना विचार थोपो मत। और फिर उससे वो कहते हैं कि तेरे मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई कुछ है, तो वहां वो बहुत तरह के सवाल करते हैं, प्रेम को लेकर सवाल करते हैं कि प्रेम क्या होता है, अपनापन क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे सवाल। और उन सवालों के फिर वो यशोधरा के पक्ष में बोलता है राहुल, है ना, कि भाई तुमने वो है, तुम आए हो, तुम्हें देना है, तो तुम उसको, तुम मुझे क्या दोगे। वो कहते हैं तुम मांग, मैं तुझे दूंगा। वो कह रहा मैं क्यों मांगू मैं तुमसे, मुझको तो मेरी माँ सब कुछ दे देगी, मैं आपसे क्या मांगू, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। उनसे भी यही कहता है वो, बुद्ध से भी, है ना। और वो कह रहा आपको देना है तो आप मेरी माँ को दो, जा करके आप उसे छोड़ के गए थे, उसको दो जो कुछ देना है, उसको उसका पति चाहिए, उसका पति लौटा दो उसको, ये कहता है। तो बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। अंत में कहते ठीक है वहां मिलेंगे, हम उनसे वहीं जाके मिलेंगे, उनके दर्शन वहीं करेंगे। बोला जाओ उनसे कहो कि वो अपना बुद्ध वहां आते हैं। तो वो बुद्ध जाते हैं, जाने के बाद सवाल होता है, कहने कि मूल मूल होता है कि राहुल के वो सवाल जो वो यशोधरा से करता है, और जो बुद्ध से करता है, उन वंचना के जो सवाल है, उन्हीं वंचना के सवालों को लेकर के मैंने, और बुद्धिज्म में जो बुद्ध के चिंतन में वंचना के सवालों का क्या समाधान है, ये उसको अंतिम सर्ग में मैंने लाने की कोशिश की। और जब वो चल देते हैं, इनको अपना सारी पुत्र से अपना इनको वो दीक्षा दिलवा करके राहुल को साथ लेके चल देते हैं। तो शुद्धोदन भी कहते हैं, वो तो सब इतिहास में है कि भाई अब हम ही क्या करेंगे, हम भी चल रहे हैं साथ में, ये कुछ है। तो जो अंत में ये राहुल खंड काव्य जो बुद्ध की चेतना के साथ वहां खड़ा किया है कि वो ये कहते हैं कि मैं सभी दुखियों को, सभी वंचितों को, उनका दुखियों को सुखी बनाने आया, मैं जो वंचित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, मैं उनको अधिकार दिलाने आया हूँ, है ना। और अंत में कहते हैं कि उनको न मिले अधिकार यदि वे जन विस्फोट करेंगे,
मानवता सम्मुख बार बार प्रसन्न बनकर उभरेंगे। यहाँ ये खंडकाल खत्म होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। निश्चित इसको मैं पढ़ना भी चाहूंगा और आगे अगर आप आज्ञा दे तो अनुवादित भी करना चाहूंगा। जरूर करिए करिए, इसमें क्या अनुवाद देंगे। में उसका अनुवाद करूंगा सर मैं। जरूर जरूर। आप जैसे विद्वान से इतने बड़े साहित्यिक से बात करते करते तो समय तो बहुत भाग रहा है सर। तो मैं तो आपके साथ 2 घंटे 5 घंटे में तो समझ रहा हूँ हम 5 घंटे भी बात कर सकते हैं। इस समय तेजी से हमें आवाज दे रहा है। एक अंतिम जाते जाते प्रश्न में ये पूछना चाहूंगा सर आपसे कि ये सब ने देखा है कि दलित साहित्य में आत्मकथाओं का बहुत बड़ा दौर रहा है। सबसे अधिक आत्मकथाएं जो है वो आपको दलित साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो सर क्या आने वाले समय में हमें जयप्रकाश कर्दम जी की आत्मकथा या आत्मचरित्र हमें पढ़ने मिलेगा? आपकी क्या योजना है? नहीं, मिल भी सकता है। मैं ये नहीं, मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन वो मेरी आत्मकथा मेरी प्राथमिकता में नहीं रहा। कारण ये रहा कि अब जितनी आत्मकथाएं मराठी में आ गई हैं, हिंदी में बहुत आ गई हैं, और अब तो हर लेखक आत्मकथा लिख रहा है और आत्मकथाओं की इतनी स्वीकृति भी हो गई है। अब तो लगभग ये मैं देख रहा हूं कि यदि किसी ने आत्मकथा नहीं लिखी है तो वो एक अच्छा बड़ा लेखक नहीं है। और जहां जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैंने तो अपनी आत्मकथा लिखी नहीं है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आत्मकथाओं के माध्यम से जो यथार्थ आया है जी, और जो सच्चाइयां जो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल पूरी ताकत के साथ जो बेपर्दा हुई है जी, जो विस्फोट, यथार्थ का विस्फोट मैं कह सकता हूं, इसे आत्मकथाओं के माध्यम से हुआ है। जी, जयप्रकाश कर्दम की आत्मकथा भी यदि आएगी तो जो दूसरे जो दलित लेखक हैं उनकी आत्मकथा के जैसी होगी, थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा इधर उधर। अच्छा। तो महत्वपूर्ण जो विचार का बिंदु मुझे लगता है कि आत्मकथाओं को इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि आत्मकथा ही, जैसे कहते हैं ना कि ये दलित साहित्य का चेहरा है कि केवल दलित आत्मकथा ही दलित साहित्य है और आत्मकथाओं से ही बात शुरू होगी और आत्मकथाओं पर ही बात खत्म होगी दलित साहित्य की। तो इसका मतलब आत्मकथाओं में हमको होता क्या, हम अपना भोगा हुआ जीवन जो अतीत है उसे हम लाके पटल पर रख देते हैं। बिल्कुल। और उसको लाने के लिए हमें चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती। जो आज के सवाल हैं, आत्मकथा उन आज के सवालों से नहीं टकराती। आत्मकथाकार वो सच बताता है कि ये समाज का ये सच है, ये आईना है जो दर्पण ने नहीं दिखाया जिस सच को, हम उसे वहां से ला रहे हैं पर्दे में छुपे उसको सच को। लेकिन जो आज जो ज्वलंत जो समस्याएं जो आज की हमारी चुनौतियां सामने होती हैं, मैं उन चुनौतियों से टकराना चाहता हूँ दूसरे लेखन के माध्यम से, चाहे वो वैचारिक लेखन के माध्यम से, आलोचनात्मक माध्यम से, चाहे मैं कविताओं के बाद दूसरे माध्यमों से। तो इसलिए और हो ये रहा है कि आत्मकथाओं पर इतना केंद्रित होने के साथ दूसरी चीजों पर, दूसरी विधाओं पर इतनी चर्चा नहीं की जाती, बिल्कुल, जितनी आत्मकथा पे चर्चा हो रही है। और जो लोग कल तक गैर दलित लोग जो आत्मकथाओं की प्रशंसा करते थे, दलित आत्मकथाओं की, आज वही ये कहने लगे हैं यार ये तो स्टीरियोटाइप है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, सब एक जैसी है। वही है। हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैं देख रहा हूं कि आत्मकथाओं को इतना ज्यादा उन्होंने जिस तरह से लाया, और वहां पे हमारा जो लेखक की जो ऊर्जा, जिसको उपन्यास लिखने चाहिए थे, जिसको महाकाव्य लिखने चाहिए थे, जिसको और बहुत सारी चीजें लिखनी चाहिए थी, वो ना लिख करके वो शुरुआत आत्मकथा से कर रहे हैं और अपने जो अनुभव है वो अपने अनुभव से स्खलित हो रहे हैं केवल आत्मकथा। उनके पास वो नया कुछ नहीं बच रहा जिसको वो कहानी या उपन्यास खड़ा कर सकेंगे। तो हम उपन्यास नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारी कहानियां कम आ रही हैं, हमारी दूसरी विधाओं में हमारे नाटक कम आ रहे हैं, हमारे खंड काव्य नहीं है हमारे पास में, महाकाव्य हमारे पास में नहीं आ रहे हैं, चिंतन। तो ये हमारे उन चीजों से रोक रहा है और हम ये चीज तो कर रहे हैं। दूसरी चीज, आज जैसे मैंने कहा कि ये आत्मकथाओं तक सीमित किया जा रहा है, दलित साहित्य को सीमित करने की एक चेष्टा मुझे दिखाई दे रही है कि उसको सवालों से न टकराने दिया जाए। जिन सवालों की हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे वहां न टकराए वो केवल, और फिर हम कह दें कि ये तो इनका
एक एक अपना रोना रो रहे हैं। ये तो अपना, ये तो यातनाओं का बयान है बस, जी है ना। तो हमको सवालों से वो बचा रहे हैं, वो बिल्कुल। चुनौती से बचा रहे हैं। आज आरक्षण खत्म हो रहा है, उससे हमें बचा जी रहे, हम उस पर सवाल नहीं कर देंगे। आज जो नहीं कर। निजीकरण तेजी के साथ हो रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, उससे हमारे बच्चे कब पढ़ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां कैसे पढ़ेंगी, हमारा ध्यान उस तरफ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी जो चुनौतियां हमारे सामने, जो पूंजीवाद और नव पूंजीवाद जिस तरह का उभर रहा है, और जिस तरह से सामंतवाद पर आज चर्चा नहीं होती, क्योंकि सामंतवाद में जाति का एलिमेंट होता है। बिल्कुल। आज पूंजीवाद की चर्चा होती है, पूंजी, एक मजदूर वर्ग और पूंजीवादी वर्ग की बात होती है, लेकिन सामंत की चर्चा नहीं होती। गांव में सामंत शोषण करता है सामंतवाद, वो जातिवाद का एक रूप भी है सामंतवाद। तो ये जो चीजें हैं, यहां तक हमारी वो चीजें, हमारे आत्मकथाकार जो हैं बहुत कम देख पा रहे हैं, क्योंकि आत्मकथा तो उतनी गुंजाइश नहीं है वो सब चीजों की। वो हमने कोई अपना, हमने शहर में आने तक का आत्मकथा दे रहे हैं, कभी हम मैट्रिक तक पास करने की दे रहे हैं, कभी नौकरी में आने तक की दे रहे हैं, कभी नौकरी में जो अनुभव हो रहे हैं उसकी दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, आत्मकथाओं के माध्यम से एक बड़ा विस्फोट हुआ है यथार्थ का, बहुत सारा विस्फोट हुआ है, लेकिन आत्मकथाएं ही सब कुछ नहीं है, हमें दूसरी विधाओं में भी जाना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं हम पाठ्यक्रम में भी क्या लगाएं, उपन्यास तो है ही नहीं, नाटक तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो दलित साहित्य के पाठ्यक्रमों में भी गैर दलितों की रचनाएं लगाई जाती हैं कई जगह पर। और आज जो स्थिति ये है, तो चूंकि आत्मकथाओं को करके और ये करके भी इनके पास तो और कुछ नहीं है, केवल अपना रोना धोने के अलावा कुछ नहीं है, एक सीमित, एक अलग से खांचे में बंद कर दिया गया। जैसे गांवों में दलितों के एक टोला होता है, दक्षिण टोला जी। साहित्य में, दलित साहित्य ये साहित्य का दक्षिण टोला है, साहित्य के पाठ्यक्रमों में भी वो दक्षिण टोला है। बिल्कुल। ये अलग तरह की अस्पृश्यता है, ये साहित्यिक अस्पृश्यता है बिल्कुल। कि ये लेखक हैं तो इनकी रचनाओं को केवल दलित साहित्य के पाठ्यक्रम में लगाएंगे, मेन स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में नहीं लगाएंगे इनको। और दलित साहित्य का पाठ्यक्रम वैकल्पिक प्रश्न थोड़े से बच्चे पढ़ेंगे, और वो भी अधिकांश दलित बच्चे ही होंगे जी। और दलित प्राध्यापकों को ही उन विषयों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। अधिकांश शोधार्थी उन्हीं के साथ उन विषयों पर वही शोध कर रहे हैं। तो और तो इसलिए वो जो सुचिता है, जो अपना जो ज्ञान की जो परंपरा की, वो उसको वो बनी हुई है, वो एकदम से उसको रखने का एक प्रयास है। तो जिस तरफ ये कोशिश नहीं हो रही है कि ये अस्पष्टता कैसे टूटे, बिल्कुल हम समाज से अस्पष्टता मिटाने की बात कर रहे हैं, और जो वर्ग हमारा, जो साहित्यिक वर्ग जो इतना समाज की जड़ता को तोड़ सकता है, आज उस वही अस्पष्टता के खांचे में डाल दिया गया है। आज वो साहित्यिक अस्पष्टता का शिकार है। ये सब चीजें साहित्य की संगोष्ठियां होती हैं, उसमें यदि किसी अन्य विषयों पर होंगी तो कोई भी उसमें विद्वान लोग आएंगे, दलितों को नहीं बुलाया जाएगा। दलित साहित्य पर गोष्ठी होगी तो जयप्रकाश कर्दम को मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में बुलाया जाएगा। और यदि कहीं तुलसी पर गोष्ठी होगी, प्रेमचंद पर गोष्ठी होगी, रेणु पर होगी, मुक्तिबोध पर होगी, या किसी और पर गोष्ठी होगी, तो जयप्रकाश कर्दम, अरे नहीं वो तो दलित है, उनको तो कुछ ही छोड़िएगा। ये अनटचेबिलिटी अलग तरह की है। हमें इन चीजों को समझना, इनका विरोध करना पड़ेगा, इनका प्रतिकार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे चिंतक, आप जैसे विचारकों की बहुत समाज में बहुत जरूरत है। जो भी लोग इस हमारी साक्षात्कार को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा जो है सब प्रशंसा कर रहे हैं। आलोक जी आप है? हेलो। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया मैं पढ़ लूं सर। डॉक्टर संतोष कुलकर्णी जी है, वो कह रहे हैं सर को नमस्कार। योगेश पाटिल जी जो है वो भी कह रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। ललित आर्या जो है वो भी नमस्कार कर रहे हैं। आशा कामले जी है जो गुड इवनिंग कह रही है। विनीता मिश्रा है वो भी आपको प्रणाम कर रही है सर। फिर सुशीला व्यास जी है, आदरणीय कदम सर और पाटिल जी को नमस्कार कह रही है। फिर रणप्रीत कौर है, वो करदम सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। फिर दीपक पवार जी है, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। वेद स्मृति गौर है, प्रणाम करदम सर। इस तरह से काफी लोग जो है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुशीला जी कह रही है कि सर आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण ऐसा रहा है। वसुंधरा जाधव जी जो है वो भी आपको प्रणाम कर रही है। श्रुति टंडन जी है, सादर प्रणाम दोनों महान विभूतियों को कह रही है। सुशीला व्यास जो है गोरकी जी का जो संघर्षपूर्ण जो जीवन है
उससे प्रेरणा आपने जो ली है उसकी भी प्रशंसा करी है। छवि जी है, वो भी आपको प्रणाम कर रही है। मृदुला रस्तोगी जी है, दीपिका विजयवर्गीय, बहुत लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है। कुछ उसमें अगर कोई प्रश्न है तो मैं देख रहा हूँ। छवि संगल जी कह रही है कि बहुत सुंदर साक्षात्कार चल रहा है, इससे हमें निश्चित ही सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है कि अध्ययन आपको वास्तव में ऊंचाई तक ले जाता है। फिर हिंदुस्तान की शान नाम से कोई जुड़ा है, वो कह रहे हैं कि अध्ययन की महत्ता सिद्ध किया आपने अपने महनीय व्यक्तित्व से। आपको वो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। फिर रविंद्र नाद है, महोदय जी आपका स्नेहशील व्यक्तित्व हमारे लिए आदर्श है, आपके जैसे चिंतक इस दुनिया में बिरले पाए जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर तपस्या जी है गुजरात से, वो नमस्कार कर रही है। विनीता मिश्रा है, जो जिया भोगा उसका चित्रण हुआ है, ऐसा वो कह रही है। फिर दीपक पवार कह रहे हैं कि शोषण का पोषण करने वाले राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं। एक प्रश्न उठाया है सर, इन्होंने लिया है आपके लिए कि शोषण का पोषण करने वाले राजनीति को आप किस दृष्टि में देखते हैं। नहीं, जो शोषण का पोषण करने वाला है, मैं उसको शोषक के साथ खड़ा हुआ देखता हूँ। जी। और वो चाहे वो शोषण वो जिस रूप में भी हो रहा है, जिस व्यवस्था में भी हो, लेकिन जो जी। शोषण का समर्थन करने वाला व्यक्ति है, वो कम से हाँ। कम शोषित का पक्षधर नहीं हो सकता, वो शोषक का पक्षधर हो सकता है। तो मैं उसे बिल्कुल। शोषक के साथ खड़ा हुआ देखता हूं। इसलिए मैं बहुत सारे राजनीतिज्ञों का आलोचक हूं, बिल्कुल। जो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, और विशेष रूप से जो सत्ता के साथ होता है। जी। सत्ता आती जाती रहती है, कभी किसी राजनीतिक दल की, कभी किसी दल की, चाहे राज्य हाँ। में या केंद्र में, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जी। जो सत्ता जब जब भी होती है तो निर्णय वो लेती है, जी। और जब निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय यदि वो दलितों के, वंचितों के, उपेक्षितों के या कमजोर वर्गों के पक्ष में निर्णय नहीं जाते, और वो जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो चाहे वो मंत्री भी बन जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट में ले जाते हैं, मंत्रिमंडल में ले जाते हैं, और जब वो मौन साध लेते हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो यहाँ आए हैं, और जब उनके हितों की कोई बात हो रही है और वहां जो मौन साध लेते हैं और उनके हितों के प्रतिकूल वो जो निर्णय लिए जाने में वो जो भागीदार बनते हैं, तो मैं उनको वो उनका हितैषी नहीं मानता। वो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनके साथ वो कहीं ना कहीं वो धोखा करते हैं, वो चीट करते हैं, वो इसलिए वो उनको मैं क्या कहूँ, वो शोषक की श्रेणी में मेरे लिए आते हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर। इस तरह से काफी लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है, बहुत बहुत नमस्कार किया है। ललित आर्य कह रहे कि बहुत ही सार्थक और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी है आप। अनुरोध कीजिए केरला से कह रही है कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका व्याख्यान, आपका जो चर्चा है जो हमारी सुन रही है वो बहुत सार्थक है, इससे हम लाभान्वित हुए हैं। और त्रिपुरा से भी इस तरह से, और आसाम, ओडिशा, बहुत लगभग भारत के सभी कोने कोने से सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। काफी समय हुआ है, आपको भी 4:30 बजे कहीं काम था, इसलिए हम आपको बाबा साहब की भूमि से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोक बात चैनल की तरफ से और विश्व हिंदी संगठन की तरफ से हम आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको जब हम आमंत्रित करें आप निश्चित आए, आपके विचारों से हमें लाभान्वित करें। हम ही पूरा विश्व हिंदी संगठन, हमारे लोक बात चैनल के हमारे लगभग 5 लाख श्रोता है सर, ये सभी इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। और कई नए लेखक जो अब लिखने वाले हैं, जो जीवन में आए हुए दुखों से कुछ लोग पीड़ित है, कुछ लोगों के अलग अलग छोटे छोटे दुखों से लोग बहुत जल्दी, आजकल जो जमाना है इसमें इस तरह की परिस्थिति की बहुत जल्दी हम हार जाते हैं। आपके इस साक्षात्कार से कई लोगों को बल मिलेगा, कई लोगों को जीने की आस मिलेगी, ऐसा हम समझते हैं। और आप यहाँ पर आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ चर्चा की, हमारे श्रोताओं को कई सारे नए नए विचारों से आपने अवगत कराया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। नमस्कार सर। तो मेरा भी आपको बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और जिन मित्रों ने मुझको अपनी अपना अपनी टिप्पणियां दी, तो नमस्ते किया, प्रणाम किया, उन सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराई से सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सबको सादर, मेरे सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं। और मैं यही कहूंगा, जो यदि युवा लेखक हमारे जुड़े हुए हैं, कि या जो प्राध्यापक भी हैं, विद्यार्थी हैं, कि ये एक उम्र होती है
इसमें जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। ये 30-35 साल की उम्र तक हम अपना 90% पढ़ लेते हैं, वो खूब पढ़ें और जितना पढ़ें उसको चिंतन की प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। लेखन पे हमें थोड़ा सा गति बहुत तेज नहीं दौड़ना चाहिए। हमारा जब चिंतन की प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, एक थोड़ा सा मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, हाँ, हम जब शायद लिखेंगे तो शायद वो कुछ अधिक प्रभावी होगी। ये मैं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने मौका दिया मुझे अपने विचार, मतलब एक साक्षात्कार के माध्यम से मेरे जीवन के बारे में, खुली किताब की तरह है, जो है कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, साधारण जीवन, साधारण व्यक्ति हूँ। और जब भी आप कभी फिर कभी अवसर होगा, मैं जरूर उपलब्ध रहूंगा। नमस्कार। नमस्कार।